Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. Ah, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening, good evening, everyone. नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते. कहाँ है? हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन. नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम. भाई सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में. हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. जो दूसरी वाली चैट है थोड़ा सा बड़ा कर देना. सिस्टम वाली नहीं, हाँ ये वाली. हाँ ये, और इसको साइड में लगा दो. हाँ, आ जाओ मेरे एंटरवेंटर. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल. आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे. ठीक है, तो आप सभी लोगों का स्कूल चल रहा है क्या? सारे बच्चे जल्दी से एक बार बताइए. हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, लव यू ऑल, लव यू ऑल. हाँ, किन किन का स्कूल स्टार्ट हो चुका है और कई कई लोगों का शायद, जिनका डमी है, डमी तो पता ही है नहीं जाना है. ठीक है. हाँ, जो लोग स्कूल गोइंग है, किन किन का स्कूल स्टार्ट हो चुका है जल्दी से बताइए. आ जाओ भाई, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं. ठीक है, अर्जुना 2.0 वाले भी मेरे ख्याल यहीं पर ठुस रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. हाँ, अच्छा नहीं, नो 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 नो, अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है. ओहो हो, बाप रे बाप. कईयों का शायद हो गया होगा. कईयों का क्या होता है ना कि वो मतलब ऐसी नॉर्मल क्लासेस चल रही होती है, छोटा मोटा कुछ कुछ पढ़ाते रहते हैं. ठीक है. हाँ, वेरी गुड. नमस्ते नमस्ते भैया. बस 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 बस. हाँ बस, समझ आ गया, अभी फ्री है. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. मेजोरिटी लोगों का नहीं है, कई लोगों का स्टार्ट हो चुका है, कईयों की समर वेकेशन चल रही है. ठीक है, अच्छी बात है. तो बेटा मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलूंगा, ठीक है, जो शायद अभी आपको रिलेटेबल नहीं लगेगी लेकिन बाद में काफी रिलेटेबल लगने लग जाएगी. ठीक है, 11वीं क्लास का सबसे बड़ा दिक्कत अभी जैसे आपके जो लोग डमी वाले हैं उनका तो कोई लोड ही नहीं है, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता है. ठीक है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा. ठीक है, कि सर स्कूल का भी काम है. ठीक है, अब यहां पर अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करा, मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है. लेकिन अगर आप टाइम को मिस मैनेज कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें लगती हैं. ध्यान से सुनना बेटा. ठीक है, अभी आप लोगों को क्या है ना कि स्कूल में शायद कई लोगों का ये टॉपिक स्टार्ट हो गए होंगे, कईयों के ये टॉपिक नहीं स्टार्ट हुए होंगे. स्कूल की स्पीड और हमारी स्पीड में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा. ठीक है, जो लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कहीं पर भी मतलब स्कूल में अगर आप बोलो, कोचिंग में तो डेफिनेटली थोड़ा सा आराम से डिटेल्ड वे में पढ़ाया जाता है तो दे विल टेक टाइम. लेकिन स्कूल में ना आप देखना, स्टार्टिंग वाले कुछ चैप्टर्स में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसके बाद धीरे धीरे उसमें कंटेंट भी कम होता चला जाएगा और स्पीड ऐसी आ जाएगी कि आप बड़े बड़े चैप्टर, रोटेशन जैसे बड़े चैप्टर जहां पर हमें 15-16 लेक्चर लगने वाले, मतलब 1-1.5 महीना लगातार हमारे पास चलेगा रोटेशन चैप्टर. ठीक है, वो वाले चैप्टर वहां पर हो सकता है हफ्ते में ही निपटा दिए जाए. ठीक है, तो कई बच्चों को मैं ऐसा स्टेटमेंट देख रहा था, सर स्कूल में हमारा तो ये हो गया है, आप स्पीड अप कर दीजिए सर, हमारे स्कूल के टेस्ट में तो सर काइनेमेटिक्स भी आ रहा है, कईयों का ऐसा ऐसा है. ठीक है, तो भाई मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, स्कूल के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में जब जाते हैं तो ये नहीं कि भाई मैंने तो ऑनलाइन या कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी है. मैं बता रहा हूं, आप नहीं तो गड्ढे में गिरोगे. आपके दिमाग में अगर ये हो कि यार मैंने तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर मैं ऑफलाइन में भी ज्वाइंड हूं और मैं स्कूल का नहीं पढ़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. लेकिन जब स्कूल का टेस्ट होगा ना, स्कूल वाला हमेशा टेस्ट आपका आगे का होगा. मतलब अगर मान लो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में है तो वो वर्क पावर तक एग्जाम में आ रहा होगा. फिर आप क्या करोगे, सर आप यहां पर जल्दी जल्दी करा दो. हम जल्दी नहीं कराएंगे भाई, हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान देना, हमें जेईई मेंस को भी ध्यान देना है, आपका स्कूल का भी एग्जाम. देखो भाई, जहां तक मैं अगर करा दूंगा, कई बच्चों को यह डाउट है कि सर इससे करने से क्या स्कूल का भी क्लियर होगा. डेफिनेटली क्लियर होगा. स्कूल के एग्जाम में आपका थ्योरेटिकल फ्रंट ज्यादा आएगा, क्वेश्चन नहीं आएंगे. हम लोग यहां क्वेश्चन भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वही थ्योरी के साथ आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई कि मैं यहां से पढ़ के अपना स्कूल का कर लूंगा, तो भाई देखो जहां तक पढ़ाया वहां तक तो तुम कर लोगे, लेकिन वो डेफिनेटली हमसे 1-2 चैप्टर आगे चल रहे होंगे, हो सकता है 3-4 चैप्टर आगे चल रहे हो. तो आपको यहां पर ये नहीं कहना कि सर आप स्पीड अप कर दो. भाई देखो, मैं अगर स्पीड अप करूंगा तो आपका दोनों जगह नुकसान होगा. ठीक है, तो हम लोग अपनी स्पीड के हिसाब से चलेंगे. आपको एक लेक्चर प्लानर दे रखा है, आप जाके नोटिस सेक्शन में, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का लेक्चर प्लानर दे रखा है कि कब कब कौन कौन से चैप्टर होंगे, कब सिलेबस खत्म होगा, कब सिलेबस स्टार्ट होगा. टेस्ट के प्लानर्स भी आपको दे रखे हैं. हम उससे डिवेट नहीं कर सकते, हम उसी को ही फॉलो करेंगे. क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? ठीक है. हाँ, बैकलॉग वाले जितने भी बच्चे हैं, भाई देखो आपको कोई मैं जड़ी बूटी नहीं दे सकता जिससे आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाए. ठीक है,
बैकलॉग देखो दो तरीके की तैयारी है, एक सिलेक्शन के लिए तैयारी और एक होती है सिर्फ तैयारी। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स देखे तो हाँ बच्चा पढ़ रहा है, आप स्कूल में जा रहे हैं, हाँ बच्चा स्कूल जा रहा है, अच्छा बच्चा ने टेस्ट भी दिया, ठीक ठीक से मार्क्स भी आ गए, ये होती है सिर्फ तैयारी, दिखावे की तैयारी। ठीक है, कि आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक होती है रियल तैयारी, जिसमें आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़ रहे होते हैं कि भाई मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, इस मार्क्स को अटेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं, इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस। जब आप एनालिसिस के साथ पढ़ रहे होते हैं तब आपकी होती है तैयारी कॉम्पिटिशन लेवल की। समझना इस बात को। अब होता क्या है ना, कई बच्चों को है कि सर मेरे को ना बैकलॉग हो गया है, अब मैं कैसे करूं। यार बैकलॉग, अगर तेरा टारगेट है सिलेक्शन का ना, तो तू बैकलॉग के लिए रो मत। तूने लेट स्टार्ट किया है तो हो सकता है तू 1-2 दिन बाद खत्म करे, समझना इस बात को। लेकिन अगर तेरे को सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो तेरे को सारे लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। सारे लेक्चर्स के क्वेश्चंस जो कराए गए हैं वो बहुत सारी जगह के रिसोर्सेज से यूज करके कराए जाते हैं, एनालाइज्ड करके कराए जाते हैं, वो करने ही पड़ेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? हाँ या ना? बेटा आप 2 साल कोई छुट्टी उट्टी मत पूछना कि सर ये हॉलीडे वो हॉलीडे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई 11वीं 12वीं में। क्लियर सारे बच्चे? यस और नो? अगर आपको यह है कि नहीं सर मेरे को तो बस बैकलॉग कवर करना है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तो भाई पढ़ ले, 2x पर देख ले। ठीक है, कोई क्वेश्चन मत लगा, कोई डीपीपी मत लगा, बस निपटा ले अपना काम, तो हो गया तेरा कवर। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो भाई आप थोड़ा सा पीछे ही सही, लेकिन तैयारी तो उस लेवल की तैयार करो ना यार। देखो भाई जनवरी में मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो बच्चे पैनिक कर रहे हैं ना मेरा बैकलॉग हो गया है, उस चक्कर में आप कितना बड़ा नुकसान करते हो। मैंने जितने भी 11th वाले बच्चों को पढ़ाया, स्टार्टिंग में उनको रहता है सर मेरा बैकलॉग हो गया है, मैं जल्दीबाजी में पढ़ूंगा। जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, नुकसान नहीं है, कवर अप करने के लिए तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें क्या करते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते, अपना समय अच्छे से मैनेज नहीं करते। ये नहीं कि खाली टाइम मिला है तो वो अच्छे सवाल दोबारा एक और बार लगा लूं या दोबारा रिवाइज करता चलूं, नहीं। अब वो क्या करते हैं, जब 11th खत्म हो जाती है तो 11th खत्म होने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 1 महीना मिलता है जब 12वीं स्टार्ट होगी। लक्ष्य बैच जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होता है। कईयों के स्कूल हो सकता है पहले हो जाए, फरवरी में हो जाए, कईयों के मार्च में हो जाए, ऐसे ही होगा। लेकिन अब जरा यहां पर ध्यान सुनना, आपके पास जो बीच का टाइम मिलता है उसमें आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहां पर अपने आप को स्पीड अप नहीं किया तो बहुत बड़े गड्ढे में गिरते हैं। क्लियर? पैरेलैक्स मेथड इज नॉट इंपॉर्टेंट बेटा, जो हमें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है, अभी हम लोग इसमें देख भी लेंगे। क्लियर? यस और नो? हाँ क्लियर? यस। सर थोड़ा डीपली समझाइए बेटा, जितना डीपली आपको रिक्वायर्ड है ना उतना ही समझाया जा रहा है। ठीक है, आपको लगे और ज्यादा चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं है। आपको लगे सर और ऊपर, रिक्वायर्ड नहीं है। देखो रेलिवेंसी कौन डिसाइड करेगा वो मैं करूंगा। मैं एक ही टॉपिक पर बोलने के लिए बोलो तो मैं 1 साल तक पढ़ा सकता हूं, और एक ही टॉपिक को बोलो कि सर 10 मिनट में निपटाओ तो मैं 10 मिनट में भी निपटा सकता हूं। मेरे को पता है कि कैसे कम टाइम में और कैसे इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ाना है। लेकिन रियलिटी क्या है, जो आपके काम की चीजें हैं, देखो कई बच्चों का ना वही वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है जहां पर वो ओवर डिमांडिंग हो रहे हैं, स्पून फीडिंग की आदत आ रही है। सर आप ये भी करके दे दो, सर आप ये भी कर दो, सर इसको बहुत डिटेल में करा दो, सर मेरे ना ये 5 क्वेश्चन नहीं हुए इसको भी क्लास में करा दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये 10वीं क्लास नहीं है भाई। मैं तेरे को वो 5 क्वेश्चन जो तेरे से नहीं हुए अगर मैं वो भी डिस्कस करा दूंगा ना तो तेरे से अगले दिन फिर से 5 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो तेरे से नहीं हो पाए। ठीक है, तो तू फिर से वही डिमांड करेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें मिनिमम एक ऐसी रिक्वायर्ड तैयारी रखनी है जिससे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता रहे। कुछ कमियां हमेशा रहेंगी, वो समय के साथ आप उनको कवर अप करेंगे। क्लियर? बेस्ट टाइम टेबल आपका वही है जहां पर आप अपना समय व्यर्थ ना करें। कोई आपको बोले कि भैया सुबह 2 बजे से लेके रात के 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक तू सो, फिर उठ जा, फिर जॉगिंग कर, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर आपका टारगेट है कि भाई मेरे को रैंक चाहिए, 2 साल तपस्या है भैया, कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आप जाके कुछ पा पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाता। आप सोचो कि मैं नॉर्मल लाइफ जीता रहूंगा और मैं मीडियोकर माइंड के साथ इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, ऐसा बहुत ही रेयर टू द रेयरेस्ट केसेस में होता है। कुछ बच्चे फिर भी निकाल लेते हैं, लेकिन आप उनको एज एन एग्जाम्पल सेट करके सभी की तैयारी ऐसे नहीं हो सकती, आपको त्यागना पड़ेगा। तो आपका जो बेस्ट टाइम टेबल होता है, जब आप खाली बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आप इस चीज को पढ़ाई में डाल सकते थे या प्रैक्टिस कर सकते थे, आपको वही करना है। विदाउट वेस्टेज इज योर बेस्ट टाइम टेबल। कोई आप जब आपको उठना है उठो, जब आपको सोना सो, लेकिन समय व्यर्थ मत करो। क्लियर? यस। ग्राफ वाले क्वेश्चंस का बेटा मैंने एक होमवर्क डिस्कशन दे दिया था, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों का जब मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया था तो कई बच्चों को तो कम्युनिटी ही नहीं मिलती है,
एक तो ये भी बड़ी दिक्कत है यार, इनको ये भी समझाना पड़ता है कहां होता है कहां नहीं होता। चलो वो तो छोड़ो, मैंने होमवर्क का डिस्कशन डाल दिया था, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को इलेबोरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर उसमें फिर भी आपके कोई डाउट है तो आफ्टर द क्लास भी कुछ डिस्कशंस में डाउट्स मैंने बताए। फिर उसके बाद अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अब लोड नहीं लेना। मैंने क्या बोला था, वो जो फॉर्मुलेज हैं वो इन सिलेबस आएंगे। अगर आप पहले से थोड़ी सी भी एफर्ट्स डाल रहे हैं तो काफी चीजें बाद में आसान होती हुई दिखेंगी। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, बस कोशिश करी थी, यस थोड़ा बहुत समझ आया, 50-60% आपको समझ आ रहा है, मोर देन सफिशिएंट। क्लियर? यस भाई देखो, लोड लेके पढ़ाई मत करो। मैं बता रहा हूं, आप सोच रहे हो कि भाई मैं 100% हर चीज कवर करके चलूंगा, इससे सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ डिप्रेस्ड फील करेंगे। जितना आपको दिया जा रहा है उसका 60% टारगेट लेके चलिए कि भाई 60% भी शानदार तरीके से अगर मैं कर पा रहा हूं, सिलेक्शन हो जाता है एडवांस में। हर चीज का 60% पे आप टारगेट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेंस में तो 99 चाहिए, भाई जब क्लास में कराया जा रहा है अभी समय भी तो लगेगा ना, तो अपने आप 60 से ऊपर चला जाएगा, अभी 60 से नीचे नहीं जाना है। क्लियर? यस। हाँ बेटा देखो, हाँ देखो, जिनको कम्युनिटी नहीं पता है तो भाई अब मैं क्या बताऊं, लेकिन चलिए आज का लेक्चर बड़ा मजेदार होने वाला है। ठीक है, आप में से, ठीक है, कई सारे बच्चे नए होंगे। ठीक है, अब बात वही है, कितने बच्चे न्यू हैं, पहली क्लास कर रहे हैं, जरा थम्स अप कर दीजिए, न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, जिन्होंने ग्राफ्स नहीं पढ़ा है, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्लोप वाला पार्ट, स्लोप पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो नहीं पढ़ा है, थम्स अप कर दे। जिन्होंने स्लोप वाले से पढ़ रखा है, आगे अब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आएगा, काफी मैथमेटिकल है और फिजिक्स की रिक्वायरमेंट भी आज मैं आपको समझाऊंगा। बड़ा मस्त लेक्चर होगा अगर आप शांति से मेरे वर्ड्स को सुनेंगे, शांति से। इसको पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन इस बार मैं कुछ नए तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा एंड आई होप आपको वो चीज समझ आए। ठीक है, जिन्होंने स्लोप वाला पार्ट नहीं देखा है, नए स्टूडेंट्स हैं, वो थम्स अप कर दीजिए। थम्स डाउन आ रहे हैं, वेरी गुड। सर प्लीज सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ जेई, तुम गधे ही हो और आप वेट करिए। ठीक है, वेट करिए, जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी उस दिन आपको शायद दिख जाएगा। हम लोगों ने क्लास में अपने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं, एडवांस की भी पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं। मैं स्पून फीडिंग तेरे को नहीं करके दूंगा, समझ रहा है? सारे क्वेश्चन बाकी तेरे को करने हैं। थ्योरी अगर कोई मिसिंग होगी तो बताना, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब तेरे को चाहिए मैं बार बार तेरे को स्पून फीडिंग करूं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तेरे को धमका के पढ़ाऊंगा फिर, अगर तेरे को चाहिए स्पून फीडिंग तो। ठीक है, वेरी गुड। देखो 20% के आसपास हमारे पास नए बच्चे हैं। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक सजेशन दे देता हूं। ठीक है, सजेशन दे देता हूं, आप बेसिक मैथ्स का लेक्चर 1 से स्टार्ट कर लीजिए, मत देखिए लेक्चर को। ठीक है, आप बेसिक मैथ्स के लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए, मत देखिए इस चीज को, अदरवाइज आपका सिर्फ और सिर्फ समय खराब होगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में चीजें कनेक्टेड रहेंगी बेटा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो पीछे से कनेक्टेड है, ग्राफ, स्लोप, ठीक है, वो सारी चीजें हमारे को रिक्वायर्ड है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी एनर्जी आपको उस चीज पर लगाऊं कि आपको कुछ अचानक से समझ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। और जो अच्छे बच्चे हैं उनका भी नुकसान हो जाए, मैं भी ये भी नहीं चाहूंगा। और आपका भी कोई बहुत बड़ा फायदा होगा नहीं कि अगर आप सोचो नहीं सर मैं यहीं से कर ले जाऊंगा, आप पढ़ाओ, ऐसा मत करो। वही मैंने कहा, तैयारी कंपटीशन की रखो, एग्जाम क्रैक करने की रखो। आप एटलीस्ट बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 1 से कर लो। क्लियर? यस, क्लियर। हाँ, अगला चैप्टर बेटा मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में आपको इस चैप्टर की, ठीक है, दिस चैप्टर बेसिक टूल्स या बेसिक मैथ्स इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत है। आप बिना इस चैप्टर को कर ही नहीं सकते। इसका अगला चैप्टर, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो कहने का तात्पर्य यह है, सब लिंक्ड है बेटा, आप अचानक से बीच में से स्टार्ट मत करिए।
क्लियर? चलिए मेरे एंटरप्रेन्योर, तो आज मेरा नाम है राजवंशी गौ, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने अर्जुना जेई प्यारे से बैच 2025 बैच में। आज लेक्चर नंबर 6 करेंगे मैथमेटिकल टूल्स का, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन करना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं और अफरात प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन कौन अफरात प्रैक्टिस के लिए तैयार है? सब इंटरलिंक्ड है भैया। ठीक है, अब आगे चलते हुए कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी लिंक्ड नहीं होंगी, लेकिन अब यहां से भाई कोई रास्ता नहीं है, लिंक्ड ही मिलेगा। क्लियर? यस। जिनका बेसिक यूनिट्स एंड डायमेंशंस का बैकलॉग है, आप यहां से स्टार्ट कर लीजिए भैया, मान लीजिए मेरी बात, मैं बार बार अब रिपीट नहीं करूंगा। वेरी गुड। तो अब आते हैं बेटा, ठीक है, लेक्चर के आखिरी में एक्सपोनेंशियल ग्राफ ले लेंगे। ठीक है, छोटा सा दो हमारे पास, एक ये और एक ये। ठीक है, अब आते हैं इस पर सबसे पहले, क्योंकि नए बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर बेटा अब मैं आप सभी लोगों की थोड़ी देर के लिए चैट रोकूंगा। ठीक है, अरे अरे टेक्नो गाइस, हाँ यस, अब मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए चैट रोक रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है हम लोग 5:35 के बाद कर लेंगे, 5-10 मिनट का हमारे पास पार्ट है। अब जरा ये सुनना यार, देखो मैथ्स हम लोग कभी कभार ना, क्या होता है, फिजिक्स वाले कभी मैथ्स की खिल्ली उड़ाते हैं, मैथ्स वाले फिजिक्स की खिल्ली उड़ाते हैं, और बीच में केमिस्ट्री ऐसी इधर उधर का ढोलची बन जाता है। ठीक है, लेकिन दुनिया को समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं आपको बहुत गहरी बात बोलने वाला हूं। दुनिया जिस भाषा में, द लैंग्वेज इन विच दिस होल यूनिवर्स इज रिटन, जिस भी भाषा में है, वो एक्चुअली में मैथ्स है, वो एक्चुअली में मैथ्स है। अगर आप मैथ्स को अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, देखो फिजिक्स में आपका फेवरेट इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ से चीजें रिलेटेड है, तो आपको मजा भी आता है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग चीजों को रिलेट करेंगे, आपको लगेगा हाँ 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 हाँ, मैथ्स में ये दिक्कत आती है, रिलेट नहीं हो पाता है, क्योंकि आप एक्चुअली में वो कोर भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हो, जिस भाषा में इस पूरे यूनिवर्स को लिखा गया है। अगर देखा जाए, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, तो वो जिस रास्ते पे चल रही है उसकी एक इक्वेशन है भाई। मैथमेटिकल लैंग्वेज में वो किस रास्ते को फॉलो कर रहा है, उसकी एक इक्वेशन है। समझ रहे हो? और सन कहां पर है, उसके फोकाई पर है, ये सारी चीजें मैथमेटिकली हमारे पास है। तो मतलब देखा जाए तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच द होल यूनिवर्स इज रिटन। अब बात आती है, अगर आप उसके फिनोमिना को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सन के अराउंड अर्थ घूम ही क्यों रहा है, ठीक है, सन यहां पर फोकाई पर ही क्यों है, अर्थ का टाइम पीरियड ऐसे क्यों डिसाइड हुआ, अर्थ हमारे पास 365 दिन में ही चक्कर क्यों काट रही है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट जो घूम रही है उसका टाइम पीरियड ही 24 घंटा क्यों, अगर आपको ये सारे सवाल आ रहे, तो हम लोग मैथमेटिक्स को यूज करते हैं चीजों को समझने के लिए। अपने लॉ ऑफ नेचर्स को समझने के लिए हमें फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, और बिना मैथमेटिक्स के आप नहीं कर सकते। आप किसी भी ग्रेट साइंटिस्ट को उठा लीजिए, किसी भी ग्रेट फिजिसिस्ट को उठा लीजिए जिसने फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझा हो और समझाया हो, आप अगर उनकी कभी भी फाइंडिंग्स देखोगे, उनकी रिसर्च को देखोगे, वो हमेशा आपको लगेगा भैया ये तो पूरी मैथ्स ही कर रहा है व्यक्ति, साइंस या हमारे पास फिजिक्स कहां है। तो देखा जाए तो मैथ्स के बिना हमारी फिजिक्स अधूरी है। अब बात आती है सर केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज बेसिकली, अगर आप देखें तो फिजिक्स का ही एक छोटा सा पार्ट आप कह सकते हैं, जिसके आप देखा जाए सर वहां तो एलिमेंट्स के बारे में बात होती है, क्या रिएक्शंस के बारे में बात होती है, लॉज वही लग रहे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉज लग रहे होते हैं, वेव फंक्शंस हमारे पास होते हैं। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज से फिजिक्स आई, फिजिक्स को समझा, उसी को अप्लाई करा, तो हम लोग केमिस्ट्री में हमारे पास चले गए। ठीक है, अब जरा ये चीज आपको समझनी है। हम लोग जब फिजिक्स को देखो, हमें मैथ्स इतनी नहीं आती, लेकिन हम लोग चीजों को, आसपास की जब चीजों को देखते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। यार जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति यहां से यहां गया, तो यार इधर से इधर जाने में ये व्यक्ति तो थक गया और ये व्यक्ति तो बहुत एनर्जी के साथ है। कोई बंदा इतनी हाइट पे कूद पा रहा, कोई बंदा ज्यादा हाइट पे। हम लोग जब रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स है, और उनके जब आपको जवाब निकालने पड़ते हैं तब आपको चाहिए होती है मैथ्स। बिना मैथमेटिकल एनालिसिस के आप फिजिक्स नहीं समझ सकते, और अगर आपको फिजिक्स नहीं समझ आ रही, दैट मींस आप केमिस्ट्री में भी दिक्कत खाएंगे। क्या आपको यह बात समझ आई मेरे एंटरप्रेन्योर? बिना मैथमेटिक्स के,
वी कैनॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिस्पेक्ट द मैथमेटिक्स। ठीक है, हो सकता है आपको मैथमेटिक्स बहुत इरिटेटिंग लगती हो सकता है आपको मैथमेटिक्स बहुत टफ लगती हो, लेकिन उसके बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना आपका संभव नहीं है। क्लियर? अब जरा समझना। यस, क्लियर? अब आती है बात, क्या आपने देखो, मैंने इस लेक्चर को ना बिल्कुल डिफाइन कर रखा है, आपको प्रोसेस के साथ चलना है, इधर उधर स्पैमिंग पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये वाला जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है हर किताब में मिलेगा और आप यूट्यूब पे जाएंगे हजारों लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिजिक्स को क्यों जरूरत पड़ी डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, क्यों जरूरत पड़ रही है, मैं क्यों पढ़ना चाहूं और क्या मेरे को इसको पढ़ने से कुछ फायदा होने वाला है, हम इसके बारे में पहले देखेंगे। जब आपको ये समझ आ जाए कि हाँ यार रिक्वायरमेंट तो है, जब रिक्वायरमेंट फील होएगी अपने आप कलम चलनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? जब आपको भूख लगती है तभी तो आप खाना खाते हो ना। तो पहली चीज है कि हम लोग डिफरेंशिएशन को समझने के लिए कुछ चीजों को देखते हैं। क्या आपने वेलोसिटी टर्म 9वीं क्लास के स्टेटमेंट्स की बात है, 9वीं क्लास के स्टेटमेंट्स की बात है, वेलोसिटी की क्या आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर हमने तो पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहां चला गया तो मेरी पोजीशन चेंज हुई, कितने समय में चेंज हुई? अगर आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। यस, सारे बच्चे इसको डोंट राइट, मैं यहां पे लिख देता हूं, कई बच्चे ने इसी में रहते हैं, लिखना है नहीं लिखना है, डोंट राइट, अभी नहीं, जब मैं लिखने के लिए बोलूंगा तब लिखना। ठीक है, ये सारा हमारे सिलेबस में आएगा। यस, ओरिजिन मान लो इधर है, मेरी पोजीशन अगर जल्दी से चेंज होगी, कम समय में चेंज होगी तो मेरी वेलोसिटी ज्यादा थी। मेरी अगर पोजीशन आराम आराम से चेंज हुई, ज्यादा समय में चेंज हुई तो मेरी वेलोसिटी कम थी। सारे बच्चे इस पर दिल बनाइए, सारे बच्चे एक बार इस पर दिल बनाइए। क्या आपको ये बात समझ आई? वेलोसिटी 9वीं क्लास में पढ़ाया गया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं यहां खड़ा हूं, अगर मेरी पोजीशन धीरे ज्यादा समय में चेंज हुई तो मैं धीरे धीरे गया, और अगर मेरी पोजीशन कम समय में चेंज हुई तो मैं ज्यादा तेज गया। यही तो आप लोगों ने बेसिक सा पढ़ा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक्सेलरेशन, आप बाइक या स्कूटी पर तो कभी ना कभी बैठे हैं, इसको लिखना नहीं है, सोचना है। लोग कहते हैं भाई एक्सेलरेटर उसने स्पीड कर दी, मतलब कभी कभार ब्रेक मारनी होती है, एक्सेलरेटर पे पांव डाल दिया। एक्सेलरेटर वर्ड क्यों कहते हैं? जो आपकी स्पीड को बढ़ाता है, जो आपकी स्पीड को बढ़ाता है। तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन की जाती है फिजिक्स में? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं बहुत तेजी से एक्सेलरेट करूंगा तो मेरी वेलोसिटी जल्दी जल्दी बढ़ेगी, और अगर मैं एक्सेलरेट धीरे 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 करूंगा तो मेरी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन 9वीं क्लास में आपको पढ़ाई गई थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पढ़ाया गया। देखना, करंट 10वीं क्लास में बताया गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन से फ्लो करेंगे तो ज्यादा करंट बनेगा, मतलब कम टाइम, एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लेते, 1 सेकंड में अगर ज्यादा चार्ज फ्लो करे तो ज्यादा करंट, और कम चार्ज फ्लो करे तो कम करंट। ये भी हमें 10वीं क्लास में बताया गया है। फोर्स 9वीं क्लास में बताया होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने शायद ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, चेंज इन मोमेंटम, लिखना नहीं है अभी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो देखा जाए कितना मोमेंटम में चेंज आया पर यूनिट टाइम, दिस इज योर फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है क्या सारे बच्चे? हां या ना? ये टर्म्स हमने कहीं ना कहीं सुने हुए हैं, और अगर नहीं सुने हुए हैं तो आपको अब सुन लेने चाहिए। यस, हाँ, सेकंड लॉ आई। अब अगर आप देखें तो आप सभी लोगों ने इनके फॉर्मूलेज देखे हुए हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये वाली चीज लिखना सारे बच्चे अभी। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिखना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, कितना पार्टिकल चला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखना बड़ा मस्त है। एक्सेलरेशन की अगर आप बात करें तो 9वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय टाइम, कितना समय लिया।
अगर आप करंट की बात करें तो करंट का होता है कितना चार्ज फ्लो करा, चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और अगर आप देखें हमारे पास फोर्स की बात करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास फिजिक्स में, ये सारे बच्चे लिखेंगे। हाँ, ये हमारे पास फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको हम ऐसे समझ रहे थे, ठीक है। अब हमें कुछ दिक्कतें आने लगी, सिर्फ थ्योरेटिकल से काम नहीं चल सकता, कुछ दिक्कतें आने लगी और फिर आपको समझ आएगा कि यार हमें तरुण सर की मैथ्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। सारे बच्चे, हाँ स्पेलिंग वेलिंग रॉन्ग होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहां है दिक्कत? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, करंट चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ठीक तो है? हाँ सारे बच्चे, यस। सर कुछ समझ नहीं आया, नहीं आएगा यार, दिमाग चाहिए होता है। आप 10वीं या 5वीं क्लास समझ रहे हो उसको, ठीक है। हाँ, मोमेंटम किसी को नहीं पता, छोड़ दो, ये इससे ही काम समझ आएगा हमें। मैं तो बस आपको ये चीज बता रहा हूं कि हमारे फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी, ठीक है, जिसमें हमें रेट ऑफ चेंज के बारे में चाहिए। आप वेलोसिटी के बारे में तभी बात करोगे जब मेरा पोजीशन चेंज होगा। अगर मेरा पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो मैं चला ही नहीं, वेलोसिटी नहीं है। अगर मेरा पोजीशन चेंज हुआ तभी वेलोसिटी आप डिफाइन करेंगे। अब मेरा पोजीशन जल्दी से हो गया तो वेलोसिटी ज्यादा, और अगर पोजीशन धीरे धीरे चेंज हुआ तो वेलोसिटी कम। ऐसी आप एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करते हैं, ऐसी करंट को भी डिफाइन करते हैं, ऐसी फोर्स को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। हाँ, क्या दिक्कत है? ओहो फोर्स, ओहो हमारे पास अंग्रेजी के मास्टर लोग बहुत हैं, ठीक है ठीक है, फोर्स की स्पेलिंग, ठीक है। अब मैं आप लोगों से चीजों को पूछता हूं, ये आपको लिखना है, राइट, ठीक है, राइट इन योर नोटबुक। सारे बच्चे, सारे बच्चे अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक ओरिजिन है, डायग्राम बनाना है, एक व्यक्ति है, आप ऐसे नॉर्मल से एक बंदा बना लीजिए। ये t1 टाइम में कहीं ना कहीं x1 पोजीशन पर था, ये x1 पोजीशन पर है, ये ओरिजिन पर था, ये ओरिजिन है हमारे पास x1 पोजीशन पे, और ये व्यक्ति यहां से दौड़ते दौड़ते किसी टाइम t2 पर ये x2 पोजीशन में है। समझ रहे हो? ऐसे तो आप भी चलते हो ना। मान लीजिए कि आपका घर, आप रनिंग पर गए, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। तो आप किसी समय पर घर से x1 डिस्टेंस पर थे, और फिर आपके घर से, ठीक है, फिर आपके घर से किसी टाइम t2 पर आप x2 डिस्टेंस पर, ये टाइम है और ये भी आपका टाइम है। अब मैं आपसे पूछता हूं पार्टिकल का चेंज इन पोजीशन क्या है? पहला सवाल, सारे बच्चे मेरे को ये बताएंगे, पहला सवाल, इस बंदे का पोजीशन में चेंज कितना आया? जल्दी से बताइए सारे बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। चेंज इन पोजीशन, इस व्यक्ति के पोजीशन में चेंज कितना आया? सारे बच्चे इस डायग्राम को देख के अब आप बताएंगे। वेरी गुड, दैट इज सर x2 माइनस x1, ये आया। वेरी गुड यार, ये व्यक्ति यहां पर पहले था और फिर ये चलते 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 इधर तक आ गया, तो इसकी पोजीशन में चेंज कितना हुआ? x2 माइनस x1। टाइम, टोटल टाइम टेकन कितना है? यहां पर गलतियां होंगी, क्योंकि ये बाद में भी गलती जाएगी। अब ये इसका जड़ यहीं पे खत्म करेंगे। इस बंदे को टोटल टाइम कितना लगा, सोच के बताइए। नेक्स्ट सवाल, इस व्यक्ति को यहां से यहां जाने में समय कितना लगा? टोटल टाइम बताना है। देखो आने लग गया। मैं भाई साहब आप लोगों को नस नस से जानता हूं, नस नस से वाकिफ हूं। टोटल टाइम कितना लगा? कुछ बच्चे बोलेंगे t1 प्लस t2, कुछ बच्चे बोलेंगे t2, कुछ बच्चे बोलेंगे t2 माइनस t1। अब यहां पर होता है दिमाग की कमी, ठीक है, बादाम ना खाने की दिक्कत। अब जरा समझना यार, तुम कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ,
मान लो तुम 7 AM पर, ध्यान से सुनना, तुम 7 AM पर सुबह 7 बजे इधर थे और तुम दौड़ के 8 AM तक तुम यहां आ गए, तो तुम्हें कितना टाइम लगा, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा? कुछ बच्चों ने बोला कि सर यहां से लेके यहां तक जाने में हमें समय लगा 8 घंटे। 8। वाह रे वाह मेरे अंटर पंटर, हाई लेवल, बिल्कुल हाई लेवल दिमाग लगा दिया तूने। तूने कहा कि सर यहां से यहां आने में 8 घंटे लगा। अरे पागल है। कुछ बच्चों ने कहा सर टोटल टाइम इज T2 + T1, मतलब 8 + 7 15 घंटे लग गए रे तेरे को यहां से यहां तक आने में, है बेटा। इसीलिए कहते हैं दिमाग चाहिए। टोटल मतलब ये नहीं होता कि जोड़ना ही है, ठीक है, अंग्रेजी है बेटा, मजे मत लेना। ये हमारे पास समय था कि यहां का समय मान लो सुबह के 7 बज रहे, फिर यहां का समय मान लो सुबह के 8 बज रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक आपको टोटल टाइम लगा है T2 - T1 पगले। हाँ, अब आए हैं सारे बराबर। T2 - T1। ये एग्जाम में अभी देखना काइनेमेटिक्स में भी गलती आएगी और मेरे को बताते बताते मेरे फेफड़े फूल जाएंगे। अब अगर मैं आपसे वेलोसिटी की बात करूं तो 9th क्लास में आपको सिखाया गया था ना, कईयों को 10वीं में सिखाया गया होगा, कई तो बहुत तेज होंगे 8वीं में सीख ले होंगे। ये होता था सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिनको नहीं पता था इसीलिए मैंने पिछले पीपीटी में, मतलब पिछले स्लाइड में बता दिया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किस किस का ये फॉर्मूला आ गया कि x2 - x1 डिवाइडेड बाय T2 - T1, ये होता है सर हमारे पास वेलोसिटी। सारे बच्चे, सारे बच्चे, या थोड़ा गर्म पानी दे देना। किस किस का ये आ गया कि अगर कोई वेलोसिटी पूछे तो यही होगा सर, x2 - x1 डिवाइडेड बाय T2 - T1, ये मीटर पर सेकंड में आएगा वेलोसिटी हमारे पास। किस किस का ये आ गया? सारे बच्चे एक बार दिल बना दो, सारे बच्चे एक बार यहां पर दिल बना दो। यही होता, दिस इज हाउ आवर वेलोसिटी इज डिफाइंड। इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें कोई मैथ्स की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना, इसमें कोई मैथ्स की जरूरत नहीं है। हमारे लिए, फिजिक्स वालों के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी थी वेलोसिटी। अगर मेरा पोजीशन जल्दी से चेंज हुआ तो मेरी वेलोसिटी ज्यादा है, तुमने देखा मैं तेजी से आया हूं, और अगर मेरा पोजीशन धीरे 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 चेंज हुआ तो मेरी वेलोसिटी कम है। दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी फॉर अस। अब सारे बच्चे जरा देखना, हमारे लिए रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए, दूसरा आप कंटिन्यू करना, यही आपका x1 पोजीशन था T1 टाइम पर, फिर हमारे पास x2 पोजीशन था व्यक्ति का T2 टाइम पर। क्लियर? सुबह 7 बजे एग्जाम्पल में मैंने समझाने के लिए आपका लिया 7 AM, और यहां पर था हमारे पास 8 AM, एग्जाम्पल के तौर पर। तो जब आप यहां पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो जरा सारे बच्चे जरा सोच के बताना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूं कि x2 - x1 5 मीटर आया, ठीक है, और T2 - T1 मान लेते 1 सेकेंड आया, तो आपकी वेलोसिटी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपकी वेलोसिटी आएगी, यार थोड़ा सा एसी चला दो, क्या चल रहा है, ठीक है, आपकी वेलोसिटी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे जरा देखना, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बेटा आप यहां से सब लिखना है, लिखो, तुम गधे हो, ठीक है, लिखो। सारे बच्चे बताना, मैं जब यहां से चलना स्टार्ट हुआ, यहां से यहां 1 घंटे की बात हुई, या मान लो कि 1 सेकंड की बात हुई, ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक डेटा ले लेता हूं, ठीक है। इसी डेटा के हिसाब से आपका जो x2 - x1 था दैट इज 5 किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर दौड़ गए, और T2 - T1 टाइम था आपका 1 आवर, 1 घंटा ही लगा है। तो अगर मैं आपकी स्पीड की बात करूं तो स्पीड आएगी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डेटा के हिसाब से चलते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या मेरे पूरे 1 घंटे में
एक घंटे में, क्या मैं हमेशा 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था या अलग भी हो सकता है? सोचिए, आप अपनी रियल लाइफ से जोड़िए। आप कभी साइकिल चलाने गए, आप घर से यहां से स्टार्ट हुए किसी एक टाइम पर और यहां से यहां पहुंच गए, आपने 5 किलोमीटर चला ली साइकिल एक घंटे में। तो अगर मैं आपसे कोई पूछूं कि भाई आपकी स्पीड क्या है, तो आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर था, मुझे 1 घंटा लगा, तो यह आया 5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताना, क्या पूरे इंटरवल पर आप 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे या फिर कभी तेज चलाए होंगे, कभी गड्ढा आया तो रोक लिए, कभी गाड़ी पास करी तो रोक लिए, कभी दोस्त से बतियाने के लिए रोक लिए, किसी को ताड़ने के लिए भग लिए हैं? ये भी तो हुआ होगा। यस। तो हमारे लिए ये जो 1 घंटा है ना बेटा, 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है। इसमें तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप साइकिल, भाई साहब देखा कि कुत्ता पीछे पड़ गया, बहुत तेजी से चलाए, फिर जान निकल गई, भाई साहब साइकिल रोक के बैठे पड़े, फिर कहा भाई साहब कुत्ता तो दूसरी गली में चला गया होगा, अब घर चलते हैं। फिर तुम वापस चलाने लगे तो देखा भाई साहब पापा आ रहे हैं, उससे पहले घर पहुंचना, इस गली में तो आना ही अलाउड नहीं था, तुमने बहुत तेजी से साइकिल चलाई। फिर देखा कि वहां पे रेड लाइट है, वहां पे खड़े हो गए कि भाई साहब रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो चलान तो नहीं, लेकिन आगे पुलिस वाला मारेगा बहुत है। तो बीच में भाई 1 घंटे का समय, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो स्पीड आपने निकाली है पूरे 1 घंटे की निकाली है, बीच का आपको कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा है, बीच का आपका कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा है। तो अब हम लोगों ने कहा कि भाई देखो वेलोसिटी भी ना 2 प्रकार की हो सकती है। जब मैं बहुत बड़े इंटरवल की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े इंटरवल की, तो हम बात कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ध्यान सुनना, दिस इज, आगे ये आएगा बस समझना, व्हेन टाइम इंटरवल इज बिग, व्हेन टाइम इंटरवल इज बिग। तो आप इसी को, जो आपकी ये स्पीड बोलिए या आप इसको वेलोसिटी बोलिए, हम लोग क्या कहते हैं भाई देखो 1 घंटे में तो बीच में तो कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग यहां पर बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ध्यान सुनना, एवरेज वेलोसिटी, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो आप यहां पर अभी निकाल रहे थे, जो आप यहां पर अभी निकाल रहे थे 1 घंटे के लिए, एक्चुअली में दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, ना कि किसी समय की। क्लियर है क्या सारे बच्चे? पहले स्टेप बाय स्टेप सुनना, हाँ या ना। एवरेज वेलोसिटी कब बात करूंगा? जब मेरे पास टाइम इंटरवल बड़ा है, बीच में कुछ भी हो सकता है, बीच में कुछ भी हो सकता है। ये व्यक्ति यहां से चला यहां तक, बीच में हो सकता है सांस भूल गई भाई साहब, बीच में आराम से बैठा पड़ा है, फिर भाई साहब जोश आया कि भाई साहब कोई महिला मित्र दिख रही है पार्क में, तो अभी सारी की सारी स्प्रिंट यहीं लगा दूंगा, 5 कदम दौड़ा, फिर मरा पड़ा मिला, फिर लड़की ने खींच खाच के साइड में फेंक दिया कि भाई साहब वो किसी के पांव के नीचे आ जाएगा, मरमुरा जाएगा, तो साइड में सांस ले ले। फिर थोड़ी सी इज्जत बचा के भाई साहब चुपचाप घर पे की तरफ चले गए। 5 किलोमीटर चलाए 1 घंटे में, बीच में क्या करतूते हैं हमें क्या पता। तो जैसी बात अगर आपकी आई, तो आप वेलोसिटी ये जो निकाले, ये जो वेलोसिटी निकाले, वो कौन सी वेलोसिटी थी? वो एवरेज थी भाई, बीच में कुछ भी हो सकता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, भाई देखो यहां पर हो सकता है भाई साहब, यहां पर एक ब्रेकर आ गया पांव में, ब्रेकर मतलब हाँ चोट लग गई इसको, तो यहां पे हो सकता है ये रेस्ट पर भी हो। यहां पर कोई महिला मित्र देख ली भाई साहब पार्क में, तो यहां पर ये भाई साहब इंफिनिटी की स्पीड से दौड़ता दिख रहा कि भाई साहब सारी फिटनेस तो इसी में ही है, विद्युत जामवाल भी इसी की वीडियो देखे करे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी इंस्टेंट की, मतलब 7:05 पर देखिए क्या कर रहा है व्यक्ति, 7:22 पे क्या कर रहा है। हो सकता है 22 मिनट पर बैठा और भाई साहब 23वें मिनट पे इनफाइनाइट स्पीड से दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि महिला मित्र साइड में आ गई हैं। समझ रहे हो? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना है अभी हम लोग बात करेंगे, इंस्टेंट ऑफ टाइम। कहीं पर भी आपको इंस्टेंटेनियस वर्ड मिल जाए, ठीक है, हां, कहीं पर भी अगर आपको इंस्टेंटेनियस वर्ड मिल जाए, मींस उस समय के बारे में बात हो रही है। क्लियर है क्या? हमें फिजिक्स में भाई वेलोसिटी 2 प्रकार की आ गई, समझना, हमारे फिजिक्स में वेलोसिटी 2 प्रकार की आ गई। अभी हमारे पास तरुण सर की मदद नहीं आई है, ना ना ना,
हमने वेलोसिटी के बारे में बात करी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। मैंने कहा यार अगर मेरा टाइम इंटरवल बड़ा है तो मैं एवरेज वेलोसिटी बोलूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब जब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं तो बीच में सुसुरा क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं लग रहा है। किसी क्षण के बारे में अगर बात करनी हो, किसी मोमेंट की बात करनी हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाती है। क्लियर? हाँ या ना? यस। अभी आ रहे हैं, रुक जाओ। क्लियर? अब हम लोग यहां पर उस पार्क में दौड़ते हुए व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो कैसे हरकतें कर रहा है। ठीक है, तब तक हमने कहा कि चले रोज रोज का ही है इसका यहां पर आना। ठीक है, हाँ। हम गए तरुण सर के पास, ये भी आपको कॉपी में लिखना है। अब तरुण सर को इससे कोई मतलब नहीं कि वेलोसिटी क्या होता है, तरुण सर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन, उनके क्वेश्चन में ही नहीं आना तो क्यों पढ़ेंगे वो। ठीक है, तरुण सर अपनी अलग से भाई साहब पीएचडी थीसिस लगाए पड़े हैं, कुछ कुछ लिखे जा रहे हैं, अपना समझे जा रहे हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूं, सर की नहीं। सर में तो बहुत काबिलियत है, तुम्हारे में दिमाग नहीं है उस लेवल को पकड़ने का। हाँ, उल्टा आग मत लगाइएगा जाके। हाँ, समझिए। हम लोग ये कहानी फिजिक्स की समझ के आए कि भाई देखो ये व्यक्ति दौड़ रहा है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, ये सारी फिजिक्स की कहानी। अब हम रूम पर है, हम देखे तरुण सर पढ़ाकू बच्चे, भाई साहब आईटी दिल्ली में जाने के लिए तो पढ़ना ही पड़ता, पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिक्स तरुण सर पढ़ रहे हैं। अब वो ध्यान से सुनना कि ये हम कैसे चुराने वाले, आगे एक टॉपिक आएगा, देखिए। चीटिंग कर ले मैथ से। अभी हम लोगों को दिख रहा है हमारे फायदे की चीज है, हाँ हमारे फायदे की चीज है। अभी देखना तरुण सर ने क्या बोला कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अब मैं यहां पे आपकी चोंच रोकूंगा एक बार, क्यों? क्योंकि भाई साहब मैथ्स की कहानी आ रही है। y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब y डिपेंड्स ऑन x, इसका मतलब यही होता है y डिपेंड्स ऑन x। सर x पर कैसे डिपेंड करेगा? अरे कैसे भी कर सकता है, y x के बराबर हो सकता है, y x स्क्वायर के बराबर हो सकता है, y 2x क्यूब के बराबर हो सकता है, y sin x के बराबर हो सकता है, एंड सो ऑन। ध्यान सुनना, मैथ्स वाले लोग क्या कर रहे थे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसकी वैल्यू आप जो मन में चाहो लेना चाहो, ठीक है, जो वैल्यू लेनी हो ले लो, जो वैल्यू लेनी हो डोमेन में, ठीक है, अभी आपको शायद नहीं पता होगा, जो वैल्यू लेनी हो, ठीक है, लेनी हो ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। अब जरा समझना, y को क्या कहते हैं? y को कहते हैं डिपेंडेंट फंक्शन। y को कहते हैं डिपेंडेंट फंक्शन। सर डिपेंडेंट फंक्शन क्या है का मतलब? y की वैल्यू डिपेंड करेगी, y की वैल्यू डिपेंड करेगी ऑन x, ठीक है, ऑन x। सारे बच्चे पहले इसको लिखें और थम्स अप करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। बहुत सिंपल सी बात है, मैथ्स की भाषा अलग सी चल रही है लेकिन कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, जब आप x की वैल्यू 1 लोगे, ओए x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। यस, मतलब ये है हमारे इंडिपेंडेंट। आप कुछ भी लेना चाहो ले सकते हो, नो डाउट डोमेन में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट, ठीक है, लिखना बेटा, ये इंडिपेंडेंट है, x हमारे पास इंडिपेंडेंट, जो लेना है हम लोग ले लेंगे। y किस पर डिपेंड करेगा? जो आप x लोगे, तो y होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। सारे बच्चे
ठीक है सारे बच्चे, जरा आप बताना। सारे बच्चे यस। अब मेरे को पता है बच्चे को डाउट क्या आता है, सर अगर मैं y की कुछ वैल्यू ले लूंगा तो भी तो x आ जाएगा। सर डोमेन मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, ऐसी है फालतू में हमारे, मेरी जबान फिसल गई, मेरी जबान टूट गई बेटा, डोमेन वर्ड बोल दिया, सॉरी बेटा। मैं कह रहा हूं तू x की वैल्यू कुछ भी ले, तेरे को y की वैल्यू मिलेगी। तू x अपने हिसाब से डिसाइड करेगा तो y मिलेगा। तो x इंडिपेंडेंट है, जो तेरी मर्जी में आए तू ले, उसके हिसाब से y मिलेगा, तो डिपेंडेंट है। अब कईयों को ये खुजली होगी सर इसी में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना सर, मैं y की वैल्यू 0 ले लूं तो x की वैल्यू भी तो 0 मिलेगी। तो सर ये तो आप कह रहे थे इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट हुआ ना। तो भाई देखो लिखने का एक तरीका होता है, समझना। y इक्वल टू अगर मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये हमारा डिपेंडेंट है। क्लियर? अगर मैं इसी फंक्शन को ऐसे लिख रहा हूं x इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई, तो ये लिखने के तरीके पर भी डिपेंड करेगा। ये है आपका इंडिपेंडेंट और ये है आपका डिपेंडेंट। क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस और नो? ऐसा नहीं, बिल्कुल गधे वाला डाउट मत बनाना कि सर आपने बोला कि y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको हम इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा भाई तू इधर वैल्यू रखेगा तो ये मिलेगा, तो ये तू कुछ भी रख सकता है तो इंडिपेंडेंट, कोई लोड नहीं है, तू आराम से रख, और इसके हिसाब से ये वैल्यू मिलेगी तो ये डिपेंडेंट हो गई। एग्जाम्पल में मैंने कहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये आपका डिपेंडेंट। क्यों? आप x की वैल्यू लोगे तो y मिलेगा, लिखने का तरीका है ना। तो इसमें ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, इसी को मैं ऐसे लिख दूं, तो ये इस बार इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर? लिखने के तरीके पर भी तो है, हाँ या ना? सारे बच्चे यस और नो? यस। अब जरा समझना, तो मैथ्स वाले लोग कर क्या रहे थे? किताब पे घुसड़ भुसड़ मचाए रहे थे मैथ्स वाले लोग। उन्होंने कहा y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स y x पर डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड कर रहा है तो वो ग्राफ भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये y है, ये हमारे पास x है, किसी एक पर्टिकुलर x पर एक वैल्यू y1 है, किसी एक पर्टिकुलर x पर वैल्यू y2 है। सारे बच्चे इसको बनाएंगे। x1 पर y1 है, x2 पर y2 है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यार अगर आप कोई x डालोगे तो y की वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो x की वैल्यू 2 डालो तो 4 मिलेगी, 4 डालोगे तो 16 मिलेगी। वैसे ही मैंने कहा कि इधर हमारे पास एक कर्व इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास करेगा। अब कईयों को खुजली ना होने लगे, ठीक है, कुछ ऐसा बना लीजिए अभी के लिए। यस भाई देखो सीरियसली पढ़ना प्लीज, मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक ही चीज 10 बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, एक बारी में ढंग से पढ़ लो। ये क्या बता रहा है बेटा? y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लोगे तो y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो उसी को ग्राफ में तरुण सर ने अपना बनाया। फिर उन्होंने एक चीज करी कि यार एक ट्राइंगल बनाया। उन्होंने कहा कि यार सर ये वाला लेंथ है हमारे पास x2 माइनस x1 और ये वाला लेंथ है हमारे पास y2 माइनस y1। मैंने कहा हाँ, है ना। अगर मैं एक लाइन खींच दूं, अब देखो सर उनको कैसे पता लगा ऐसे करना चाहिए, तो बेटा दिमाग भी तो है ना उनको। अगर आप देखें इस ट्राइंगल में tan थीटा की बात करना, जरा बताना बेटा, ठीक है। tan थीटा इस ट्राइंगल में अगर आप tan थीटा की बात करें तो क्या आएगा? सारे बच्चे वेरी गुड, लव यू बेटा। ये हुई ना बात। tan थीटा की बात करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा हमारे पास? सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आएगा।
वेरी गुड, यही आएगा। और हम लोगों ने पहले कहीं पढ़ा है, कुछ ऐसा देखा देखा से आपको लग रहा होगा दिस इज स्लोप। सर स्लोप कैसे? अरे भाई इसी लाइन को तू सीधा कर दे, ये वाला जो तेरा एंगल है थीटा, करस्पॉन्डिंग यहां पर भी वही होगा थीटा। स्लोप ही तो हुआ यार, स्लोप ही तो हुआ। तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप आया। यस, वेरी गुड। जो y में चेंज आया तो मैथ्स वाले लोगों ने इसको लिखा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब कई बच्चे ये वर्ड देखते ये क्या, अरे कुछ नहीं होता। डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज। डेल्टा क्या होता है उनके लिए? चेंज। अब कोई बच्चे कहेंगे सर ये कैसे? अबे तू कैसी बात कर रहा है यार, ये क्या होता है? थीटा। सर क्या होता है? एंगल। अरे भाई क्यों ये एंगल नहीं हो सकता? ये एंगल नहीं हो सकता? एक्स एंगल नहीं हो सकता? हो सकता है सर। सर ये तो रिप्रेजेंटेशन है ना, क्यों तंग कर रहे हो? तो भाई यहां पर भी जो चेंज इन वाई, इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन वाई, इसका मतलब है चेंज इन वाई, और इसका मतलब है चेंज इन एक्स। एक सिंबल ही तो है, तुम रो क्यों रहे हो? जैसे एंगल को रिप्रेजेंट करने, हाँ देखो व्हाट इज डेल्टा, जैसे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए तूने थीटा ले लिया। मैथ्स वाले तरुण सर ने कहा कि भाई y2 माइनस y1 है तो y में चेंज के बारे में बात हो रही है, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा से। डेल्टा y कहीं दिख जाए, अब मैं सीधे बोलूंगा मतलब y में कुछ चेंज है। डेल्टा x अगर दिख रहा है तो x में कुछ चेंज है। इतनी सी बात है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, हां या ना? सारे बच्चे, सारे बच्चे मुझे बताइए, इसका मतलब कोई खतरनाक नहीं है यार। उन्होंने बस इसी चीज को लिखने का तरीका बता दिया, यही तो करा है यार। और क्या कर दिया है? बता भी रहे हैं कि भाई ये डेल्टा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ये कहीं दिख जाए इसका मतलब चेंज। डेल्टा वाई मतलब वाई में चेंज y2 माइनस y1। डेल्टा एक्स कहीं दिख जाए x में चेंज x2 माइनस x1। इतना वो लोग कर रहे थे और इसी को उन्होंने कहा। सारे बच्चे जरा देखना, पहले इसको लिख लीजिए। हाँ, हाँ या ना? यहां तक पहुंचे? यस। ये अपनी किताब में घुसुड़ घुसुड़ लगाए पड़े थे, फिर हम आके देखे ये सर ये क्या कर रहा है तब से आप। चलिए वो देखिए, वो पार्क में इंफिनिटी की स्पीड से दौड़ रहा है महिला मित्र के सामने। सर कह रहे भग जाओ यहां से, भग जाओ यहां से, मारेंगे बहुत। क्योंकि तरुण सर हमेशा ऐसे ही रहते हैं, नोटिस करना। मैं उनके कभी भी लेक्चर में जाता तो ऐसे ही खड़े होते, ठीक है। हाँ, तो भाई साहब मैं पढ़ाकू सर के पास गया, मैंने कहा कि सर ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? कोई देखा देखा सा लग रहा है। कह रहे भाई देखो, उल्टा पढ़ाने लगे हमें। कह रहे यार हमारे लिए ना हमने एक नई चीज निकाली है, डिफरेंशिएशन। मैंने कहा डिफरेंशिएशन, ये तो बड़ा भारी सा शब्द लग रहा है। कह रहे अरे होता कुछ नहीं है, वही स्लोप लोप जो आप पढ़ा रहे थे वही है। डिफरेंशिएशन इन मैथ्स इज अबाउट द चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तरुण सर ने हमें पूरा अपना मेहनत जो थी पूरी निचोड़ कर हमें बोली। कह रहे देखो यार, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y अगर x पर डिपेंड कर रहा है, y x पर डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है x चेंज होगा तो y चेंज होगा। मैंने कहा हां सर बात तो बिल्कुल सही है। तो सर डिफरेंशिएशन क्या बोल रहे थे आप? तो कहते हैं डिफरेंशिएशन इज, मैं यहां लिखता हूं, सारे बच्चे लिखेंगे इसी चीज को। उन्होंने बोला डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपने एक्स में चेंज किया तो वाई में कितना चेंज हुआ उसको निकालना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मैंने कहा अरे वाह सर, आप तो पुरुष ही नहीं, आप महापुरुष हो। क्यों? अभी देखना। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसी को कहा, इसी को आप स्लोप भी कहते हैं हम लोग ग्राफ में। सारे बच्चे इसको लिखिए, सारे बच्चे इसको लिखिए।
सारे बच्चे इसको लिखिए। ये सर अपनी अलग कॉपी में लगे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि y अगर x पर डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, जब x चेंज होगा तो y चेंज होगा, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैंने कहा ये तो मस्त चीज है सर, ये यही स्लोप होता है? कह रहे हाँ यही स्लोप होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। मैंने कहा बहुत सही। सारे बच्चे इसको लिखना। यस, लिख लिया सारे बच्चों ने? हम क्यों देख रहे हैं, तो हमें तो अपने फिजिक्स में तो लिमिटेड चीजें चाहिए। मैंने आपको पहले बोला था बेसिक मैथ्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तरुण सर पढ़ाएंगे तब तो पढ़ाएंगे, अपने फ्लो में पढ़ाएंगे। हमें तो चोरी करनी है, हमें तो फिजिक्स का काम निकालना है ना? हाँ, हमें तो फिजिक्स का काम निकालना है। मैंने कहा सर थोड़ा और बताओ, मजा आ रहा। तो सर ने कहा कि सर इफ चेंज इज बिग तो हम लोग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स रखते हैं। मैंने कहा अच्छा, इफ चेंज इज स्मॉल, ठीक है, तो हम लोग इस डेल्टा को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाय dx ऐसे करते हैं। समझ जाना, उन्होंने हमें हिंट करा कि अगर कहीं डेल्टा देखो तो बिग चेंज है, और अगर कहीं छोटा सा चेंज है तो हम लोग स्मॉल चेंज के लिए छोटा डी लिखेंगे, स्मॉल चेंज के लिए। ये उन्होंने हमें मदद कर दी। क्लियर सारे बच्चे? हाँ या ना? अगर आपका चेंज बड़ा है तो आप डेल्टा वर्ड यूज करेंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा, ये भी डिफरेंशिएशन ही है। और जब आपका चेंज छोटा है तो डी वाई बाय डी एक्स यूज करेंगे। क्लियर सर? ये डी वाई मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, या चलो आगे लिखते हैं हम लोग। स्मॉल, ये स्मॉल चेंज के बारे में बताएगा, ये बड़े चेंज के बारे में बताएगा। हाँ, अब सारे बच्चे, ठीक है, इसको तो हम लोगों ने बताया है। अभी देखना, अब बात आई कि हम लोग इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये तो सर मैथ्स की बातें है ना, ये तो सर सारी मैथ्स की बातें हैं। हम लोग इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अब देखो सारे बच्चे, अब पूरा फोकस रखना। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, यहां से अगला चैप्टर सीधे कनेक्ट होएगा। आप सभी लोगों ने बताया वेलोसिटी होता था, ध्यान सुनना, वेलोसिटी होता था हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या पोजीशन लिख देता हूं, नहीं तो कई पगले अलग ही है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैंने कहा कि यार हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी थी, तो आपने कहा सर x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, इसी को आपने कहा डेल्टा x बाय डेल्टा t, एवरेज वेलोसिटी। और मैंने कहा कि अगर मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो आपने क्या बोला? आपने कहा कि सर स्मॉल चेंज इन x डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस, मेरे लिए मैथ्स वाले सर को देखना क्यों मजबूरी बना? क्योंकि समझना, मैथ्स में उनके लिए, मैथ्स में डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज के बारे में ही था, रेट ऑफ चेंज के बारे में ही था, ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। सर लिखना है, बिल्कुल लिखिए इसको, क्योंकि इतना तेज आपका दिमाग है नहीं कि कल तक आप सोच पाओगे इसके बारे में। उनके लिए भी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कुछ ऐसा ही था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही था। और स्मॉल चेंज आपके लिए dy बाय dx था। क्या आपको कुछ देखा देखा सा लग रहा है? हाँ लिखिए 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 बेटा, अपने पर इतना घमंड मत करिएगा कि आपको याद रहेगा, ठीक है? क्या आपको देखा देखा सा लग रहा है? ये फॉर्मूला जो मैथ्स वाले सर अपना कुछ गणित लगा रहे हैं, और ये वाला फॉर्मूला
क्या देखा देखा सा लग रहा है? हाँ सर, स्पैमिंग बहुत हो रही है, मैं जानता हूं बेटा, मुझे भी बहुत इरिटेशन हो रही है, लेकिन मैं अच्छे बच्चे का नुकसान ना हो इसीलिए कंटिन्यू करता जा रहा। देखा देखा सा लग रहा है? हाँ या ना? यार जो वो मैथ्स में y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये वो फलाना ठिकाना कर रहे हैं, वही सेम चीज हमें फिजिक्स में चाहिए यार। वही सेम चीज हमें फिजिक्स में चाहिए। तो मैंने कहा कि सर एक काम करो, मुझे ना अपना डिफरेंशिएशन सिखा दो, मुझे अपना डिफरेंशिएशन करना सिखा दो। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज, ध्यान सुनना, तो मेरे को भी निकालना है। मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी निकालने के लिए रेट ऑफ चेंज निकालना है। आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, मुझे सिखा दो कैसे करना है रेट ऑफ चेंज। क्वेश्चंस में समझना, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी अच्छे लेवल से पढ़ाई करी, आगे करेंगे, दिल बनाएंगे बाद में। अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, ये क्वेश्चन बन गया, अब हमारा कंसेप्ट बन गया, ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देता है? वेलोसिटी। अब जेई के सवाल यहां से आ जाएंगे, समझना। रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन है। मैथ्स वालों ने कहा भाई डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने कहा अच्छा यार, रेट ऑफ चेंज तो मुझे भी फिजिक्स में कई बार निकालना है, मुझे वेलोसिटी में भी निकालना है, मुझे एक्सेलरेशन में भी निकालना है, मुझे करंट में भी निकालना है, मुझे फोर्स में भी निकालना है। दैट मींस सर रेट ऑफ चेंज की जगह मैं डिफरेंशिएशन लिख लूं? तो उन्होंने कहा हाँ लिख लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब कभी भी मैं पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आने वाला है। इसलिए फिजिक्स में हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। भाई मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं था, इससे कोई लेना देना नहीं था, जो करना है करो यार, लेकिन मुझे तो वेलोसिटी निकालनी है, मुझे तो एक्सेलरेशन निकालना है, और निकालने का तरीका ही नहीं पता है। वो तो मैथ्स ही बताएगा यार, वो तो मैथ्स ही बताएगा, समझे? इसीलिए अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। समझना, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उनको समझ आ रहा हो, अच्छा इसीलिए डिफरेंशिएशन की बात होती थी। थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना कि यार वेलोसिटी निकालने के लिए पोजीशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, आधों को रीजन नहीं पता, करना होता है सर, इसलिए करना होता है क्योंकि ये जो चीज बता रहा है वही चीज हमें चाहिए थी। भाई देखो y क्या है, x क्या है, मैथ्स वाले सर को नहीं पता। मैंने अपने लिए y को कह दिया पोजीशन है और x को कह दिया मेरा टाइम है। तो जो उनके फॉर्मूले थे वो सारे के सारे मेरे को वेलोसिटी बताने लग गए, समझे? इनके लिए y और x, y एंड x आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। इनके लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बस ऐसी वेरिएबल में खेल रहे हैं। मैंने कहा अगर मेरे लिए y पोजीशन बन गया किसी पार्टिकल का और x एक्सिस पर मेरे लिए टाइम आ गया, तो भाई जो चीज आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे मेरे लिए एक फिजिकल चीज बनेगी, दैट इज वेलोसिटी। क्लियर? हाँ या ना? समझे? तो अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑल्दो मैं इसको बाद में भी समझा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई स्ट्रगल ही तो है ना, थॉट प्रोसेस का ही तो स्ट्रगल है, सोचते हैं क्या जाएगा। मैंने कहा चीटिंग कर ले, मैथ से कर लेते हैं, बेटर रहेगा। वेलोसिटी में था द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथ्स वाले सर ने हमें मदद करा, मैं कहूंगा इसी स्टेटमेंट को, ये तो हमारी डेफिनेशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान सुनना, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको वेलोसिटी देती है। ये क्वेश्चन करने का तरीका हो गया। सर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो तरुण सर से हम लोगों ने सीख लिया, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपको कोई बोले कि भैया बताइए, तो आप कहेंगे x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, और इंस्टेंटेनियस dx बाय dt से लिखेंगे। क्लियर?
एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर से रेट ऑफ चेंज आया। मैंने तरुण सर से पूछा कि सर क्या मैं रेट ऑफ चेंज को डिफरेंशिएशन लिख लूं, उन्होंने कहा लिख लो यार। तो एक्सेलरेशन आपके लिए क्या है बेटा, एक्सेलरेशन था आपके लिए डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। जब आपको वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। कोई बोले कि भैया एवरेज एक्सेलरेशन बता दो, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, मैं यहां पे डेल्टा वी नहीं लिखूंगा, वी एवरेज, ठीक है। एक्सेलरेशन एवरेज अगर चाहिए तो आपको करना होगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। dv बाय dt आपके लिए एक्सेलरेशन होगा, ये आपके लिए वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वाली है, ये एवरेज वाली है। टुडे आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड, बताए ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं। जब मैं आज क्लास में आ रहा था ना, आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड फॉर द क्लास। पता है क्यों? क्योंकि इस तरीके से मैंने डिफरेंशिएशन पहले नहीं पढ़ाया, कि मैं पहले से ही आपको रिलेट कराऊं कि मैथ्स पता कैसे होती है डिफरेंशिएशन। आप कहीं पर भी जाएंगे यहां से होती है डिफरेंशिएशन स्टार्ट, हर जगह। डिफरेंशिएशन क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ x है तो आप ग्राफ बनाएंगे, यही हमारे लिए डिफरेंशिएशन है, ठीक है। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड फ्रॉम योर क्लास टुडे, ठीक है, जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, उससे। चलिए कोई नहीं, यहां से एक्चुअली में ना, कहीं पर भी आपके पास इंटरनेट है ना, आप जाइएगा, डिफरेंशिएशन यहां से स्टार्ट होगी। क्यों पढ़ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई नहीं बताएगा। मैंने पहले आपको फिजिक्स रिलेट कराई कि भाई मेरे को ये चीज निकालनी थी, ठीक है। ऐसी ही कहीं ना कहीं चीज हमें मैथ्स में भी टीचर करते हुए दिखा, ये उन्होंने भी निकाला, स्लोप निकाला, और इसी को वो डिफरेंशिएशन कह रहे थे। तो मैंने कहा यार जब मेरे को ऐसी चीज चाहिए तो क्यों ना हम इन दोनों को मर्ज कर दें। मैथ्स वाले लोग इसको डिफरेंशिएशन कह रहे थे, मैंने कहा मेरे को भी ये चाहिए, तो क्या मैं कह सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कह सकते थे। तो इसीलिए हमारे पास आगे चल के काइनेमेटिक्स में और बाद में सिलेबस में ये डिफरेंशिएशन यूज होता है बेटा। लेकिन चलिए कोई नहीं, सारे बच्चे जितने भी सीरियस वाले हैं प्लीज आप अपना नुकसान मत करिएगा, ठीक है। आई एम सॉरी कि मैंने 1 मिनट इसको एड्रेस करा, लेकिन करना जरूरी था क्योंकि यहां पर कई सारे बच्चे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मोटिवेट करने का भी रीजन नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है, क्योंकि फालतू में जो अच्छे बच्चे ना उनके लिए कंपटीशन फालतू में बढ़े, वो एक आध सवाल लगा के आ जाएगा फालतू में और टेंशन होगी। तू मत पढ़ भाई, ठीक है। जितने सीरियस बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा। करंट की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यह इसी वर्ड को मैथमेटिकली अगर आपको करंट कभी भी निकालना है बेटा, लिखिएगा बेटा इसको कॉपी में। किसी को भी अगर आपको करंट निकालना है तो आप क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तभी आपको करंट मिलता है। न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, स्टेटमेंट से सवाल नहीं हो पाएगा ना। तो अगर आपको एवरेज करंट चाहिए बेटा, ध्यान से सुनना, आई एवरेज, तो आप कहेंगे Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये होगा। और इंस्टेंटेनियस करंट अगर आपको चाहिए तो dq बाय dt हमारे को आता है। सेम ऐसे चलेगा। फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बच्चा कहता है सर मोमेंटम क्या होता है, बेटा वो बाद में भी पढ़ोगे, लेकिन नाम से जरा याद करना, 9वीं क्लास में आपको सिखाया गया होगा। फोर्स अगर आपको निकालना है तो इसी को आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो ये आपका होगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, और इंस्टेंटेनियस dP बाय dt दैट इज इंस्टेंटेनियस फोर्स। सारे बच्चे इसको लिखिए, सारे बच्चे इसको एक बार लिखिए, क्लियर? सारे बच्चे एक बार इसको लिखिए, आराम से लिखिए।
सारे बच्चे एक बार इसको लिखिए। ये आगे आएगा बेटा, ज्यादा भाग के सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर वाई एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टाइम, जरूरी नहीं है बेटा। मेरी वेलोसिटी आगे चल के आपको बहुत सारी चीज, अभी देखो आपका डाउट क्या रहा है, सर टाइम से ही रिलेटेड क्यों है? क्या मैंने सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा दी आपको? मैंने क्या बोलता, दो प्रकार के डाउट होते हैं, एक होता है जबरदस्ती बनाने की। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वांटिटीज बताई, जिसके बारे में अभी डिटेल में बात ही नहीं करी, बस हल्का सा हिंट किया। आपने ये कहां से समझ लिया कि सारी क्वांटिटी टाइम के साथ ही वेरी करती हैं? आगे जब चलोगे तब आपको और भी क्वांटिटीज पता लगेंगे बेटा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी एक्स का भी फंक्शन बनेगा, बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सर आर दीज फॉर्मूलाज, नहीं अभी हम लोग आएंगे। सर एवरेज एक्सेलरेशन को डेल्टा एक्स, नहीं अभी रुको रुको रुको, उस पर डबल डिफरेंशिएशन पे नहीं जाना है, जितना मैं बता रहा हूं उतना सोचो। हाँ सर देखो, नहीं ऐसा नहीं है, टाइम हमेशा उसमें नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है चलो क्लियर। आइए अब बात आ रही है कि सर डिफरेंशिएशन करते कैसे। मैं इसका समरी आपको दे देता हूं, जरा ध्यान सुनना। समरी, सारे बच्चे ध्यान से इसको भी लिखना है, जरूर लिखिए, ठीक है। समरी की अगर मैं बात करूं तो यार हमारे लिए एक मैथ्स का डिफरेंशिएशन है, और आप कहीं पर भी बेटा, आपके पास मॉड्यूल है, आप कहीं पर भी जाके अपना डिफरेंशिएशन देखना, आपको ऐसा लगेगा इसमें फिजिक्स क्या है, समझ, आपको पता ही नहीं लगेगा इसमें फिजिक्स क्या थी। आपको लगेगा पता नहीं मैथ्स क्यों पढ़ा रहा है टीचर, क्योंकि हमारे लिए मैथ्स कैसे फिजिक्स में कन्वर्ट होगी उस पर नजर रखना है। सारे बच्चे जरा ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया कि मैथ्स में हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या है। अगर y x का फंक्शन है तो x हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये हमारे पास डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब आप इसकी कुछ भी वैल्यूज लोगे तो आपको y मिलता चला जाएगा, उसको उल्टी तरीके से लिखोगे तो y भी आपका डिपेंडेंट बन सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हमारे पास होता क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है कि अगर आपने x में कुछ चेंज किया तो y में चेंज आएगा, तो इनका जो रेशियो है हमारे पास y में कितना चेंज आया अपॉन x में कितना चेंज किया, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और अगर मैं आपको यहां पर बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं, आजा भाई, एक मिनट रुकना बेटा। इसको आप डिफरेंशिएशन अपना कहते हैं बेटा। इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो कोई भी अगर आपका ग्राफ है तो x1 पॉइंट पर y1 ऐसे कुछ था, x2 पॉइंट पर हमारे पास y2 कुछ ऐसे था। तो हम लोगों ने स्लोप के बारे में पढ़ा था, जैसे आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो ये ट्राइंगल में जो आपका tan थीटा है ये वही है और यही आपका स्लोप है। अब ये स्लोप टेंजेंट का है या सीकेंट का है हम लोग बात करते हैं, लेकिन आप लोग पेशेंटली सुनिएगा, इसी को उन्होंने कहा डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है, ठीक है। इसी को इन्होंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन। हमारे लिए यही सेम चीज फिजिक्स में कैसे यूज हुई, यही हमारे लिए फिजिक्स में किस प्रकार से यूज हुई, आपको ये चीज समझना है। हमारे पास देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर derived due to rate of change, इतना लिखो। ऐसी कई सारी क्वांटिटीज हैं जो किसी के चेंज होने की वजह से आ रही थी। एग्जाम्पल में वेलोसिटी की अगर आप बात करें तो ये था x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 विच इज नथिंग बट डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो ये भी बिल्कुल वैसी ही तो बात है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, y की जगह पोजीशन हो जाए, x की जगह टाइम हो जाए। हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटीज जब आने लगेंगी तो फिजिक्स हो जाएगा, यही सारी कहानी हमारे लिए। यहां पर इफ स्मॉल चेंज की बात है, ठीक है,
तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाय dx से। बड़ा चेंज होगा तो डेल्टा y बाय डेल्टा x से, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं dy बाय dx से। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ये बोला जाता है। आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसी में बेटा अगर आप dx बाय dt लिख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सारे बच्चे, क्या आपको यह बात क्लियर हुई? फिजिक्स में ये फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है। यहां का y अगर पोजीशन बन जाए और यहां का x अगर टाइम बन जाए तो जो आपका डिफरेंशिएशन था वो वेलोसिटी बन जाएगा। अगर यहां का y वेलोसिटी बन जाए, यहां का x टाइम बन जाए तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो मैथ्स का जो हमारे ये टर्म्स थे, ठीक है, लो भाई, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं क्लास लूं आप लोगों की। कुछ बच्चे तब से स्पैम कर रहे हैं ब्राइटनेस ब्राइटनेस ब्राइटनेस, ठीक है भाई, आई एम सॉरी, ठीक है, आपको थोड़ा सा कम ब्राइट वाली चीजें दिख गई, थैंक्स अ लॉट बताने के लिए। चलिए भाई, मूड आप लोगों ने पूरा स्पॉइल कर दिया है, ठीक है, लेकिन वही अच्छे बच्चों का नुकसान ना हो, ध्यान से सुनिएगा। मैथ्स में y और x कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, हियर y एंड x आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिफरेंशिएशन किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता, लेकिन जब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो इस y को मैं अगर वेलोसिटी ले लूं, इसको मैं टाइम ले लूं, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन बन जाएगा। अगर मैं इसको मोमेंटम ले लूं, इसको टाइम, मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स बन जाएगा। इसको अगर मैं चार्ज ले लूं, इसको मैं टाइम ले लूं, तो ये करंट बन जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसीलिए हमें डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट थी। क्लियर? अब बात आती है हाउ टू डू डिफरेंशिएशन। सारे बच्चे इसको लिखे, हाउ टू डू डिफरेंशिएशन, हाउ टू डिफरेंशिएट। हम लोग डिफरेंशिएट करते कैसे हैं सर? देखो, हमारे लिए कुछ है फॉर्मूलेस, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि हाउ टू डिफरेंशिएट बाय बेसिक्स आप पढ़ेंगे इन मैथ्स। बाय बेसिक्स, बाय बेसिक्स मतलब डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। जो आपको अभी रहेगा कि सर ये आया कहां से, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ये आप पढ़ेंगे इन मैथ्स। प्रॉपरली आपके सिलेबस में है इन मैथ्स बाय तरुण सर। सर आपसे डिराइव कराएंगे, जो भी अभी मैं फॉर्मूले बताऊंगा वो आपको डिराइव कराएंगे, ठीक है, बाय तरुण सर, ठीक है। अब हमारे को ना डेरिवेशन नहीं करनी है कि सर x की पावर n का डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो आया कहां से, हमें नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड मेथड है हमारे पास एप्लीकेशन। हम लोग क्या करेंगे, जो भी डायरेक्ट रिजल्ट्स है उनका यूज करना। डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, उनका हम लोग सीधे यूज करेंगे। तो मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उसको लगाना कैसा है, ठीक है। आप कहीं पर भी यूट्यूब पे अगर आप लेक्चर देखेंगे, कहीं पर भी आपको एक आध फॉर्मूले की डेरिवेशन हो सकता है कोई बता दे, लेकिन यूज फिजिक्स में नहीं होगा। वो आपको मैथ्स में प्रॉपरली डिटेल्ड फॉर्म में कराया जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएट कैसे करा जाता है। क्लियर सारे बच्चे? यस और नो? यस, आई नो ऑल सीरियस स्टूडेंट्स आर हियर, ठीक है। इसलिए मैं क्लास कैंसिल भी नहीं कर रहा हूं और डिसरप्ट भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहां पर वो जो 20% और 10% पुराने वाले भी होंगे, 30% बच्चे हमेशा क्लास में होते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता, वो आपस में कुछ ना कुछ लगे रहेंगे। 70% इज स्टिल देयर, ठीक है, और वही मैटर करता है। नहीं, चैट ऑफ नहीं होगी बेटा, क्योंकि मुझे आपसे इंटरेक्ट करना है, मुझे जानना है कि आप कहां पर, तो जेन्युइन डाउट आएगा तो मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब किसी को यह आया ना कि भाई देखो मैंने क्या बोलता, दो प्रकार के डाउट, एक यूजलेस डाउट, सर x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो आपने फॉर्मूला बताया वो आया कहां से, दैट इज यूजलेस। क्यों?
और ये मास्टर तो इसको यूजलेस कह रहा है, क्यों? क्योंकि मैथ्स में प्रॉपरली उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन इज इन योर सिलेबस, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको कराया जाएगा। मे बी शायद डिफरेंशिएशन आपके 11th में नहीं है, 12th में है, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो आपको कराया जाएगा, हो सकता है 12वीं में कराया जाए, लेकिन कराया जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम सबको डिराइव करें, जब हमारा आना ही नहीं है, हमें लगाना कैसे है उसको देखना है। क्लियर? तो सारे बच्चे कुछ फॉर्मुलेज हैं उसको जरा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सारे बच्चे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इक्वल टू 0 वेयर ए इज एनी कांस्टेंट। ये क्या बता रहा है? सारे बच्चे पहले इसको लिखें, पहली प्रॉपर्टी, सारे बच्चे, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए इक्वल टू 0, सारे बच्चे इसको लिखें। हाँ, लव यू बेटा, प्लीज 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 लिखिए इसको। अब मैं समझाता हूं क्या कह रहा है। अगर मान लो y इज इक्वल टू 2 है, 2 तो कांस्टेंट होता है। अगर मैं आपको कह रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मान लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपसे पूछा गया है dy बाई डी एक्स निकालिए, यही पूछा गया है। खुद सोचना, y x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो x की वैल्यू 2 लेगा तब भी y2 है, x की वैल्यू 3 ले तब भी y2 है, x की वैल्यू 100 ले तब भी y2 है, y तो फिक्स है ना यार। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कहने का मतलब चेंज इन y में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। तो dy बाई डी एक्स एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। समझना, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, हमेशा, ठीक है, का हमेशा 0 होता है। क्लियर है क्या सारे बच्चे? पहला पॉइंट, हाँ या ना? कांस्टेंट कभी वेरी ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होता था? dy बाई डी एक्स एक्स में चेंज करेगा तो y में कितना चेंज आया, यही तो बताना है ना यार। तू x में कुछ भी चेंज कर ले, y तो कांस्टेंट है भाई, और y में तो चेंज आएगा ही नहीं। तो dy क्या बता रहा है? चेंज इन y में तो चेंज हुआ ही नहीं, इसीलिए कांस्टेंट का कभी भी अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज ऑलवेज 0। क्या आपको पहला पॉइंट क्लियर आया? वेरी गुड। तो जैसे देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ tan 30, यार tan 30, इसका मतलब समझना ये क्या कह रहा है। तो डिफरेंशिएशन करना है ऑफ 1/√3 का, तो यार 1/√3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्लियर? क्लियर? कांस्टेंट का पहली प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखनी है? कांस्टेंट, अगर आपका एक कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करोगे ऑलवेज 0। log 5 ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है बेटा, log 5 हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे 0 ही मिलेगा। क्लियर? 5 की पावर 3, किसी का क्यूब ले लो, किसी का स्क्वायर रूट ले लो, ये भी आपका एक कांस्टेंट ही है बेटा। जब आप कांस्टेंट की बात करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, ऑल 0। e की पावर 3 एक्सपोनेंशियल मैथ्स में पढ़ाया गया है आपको, है ना? e 2.7 होता है। तो अगर आप देखें तो ये क्या बता रहा है भाई? डिफरेंशिएशन करना है 2.7 की पावर 3 का, तो यार ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और ये भी e की पावर 3 ही है हमारे पास, इसको हटा देते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। सारे बच्चे, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी गुड। सेकेंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इस प्रॉपर्टी को लिखिए। ठीक है, सारे बच्चे इस प्रॉपर्टी को पहले लिखिए, सारे बच्चे इस प्रॉपर्टी को पहले लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए। सेकंड प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टी है, उसको यूज करना आना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास डी बाई डी एक्स, मैं खुद हाथ से लिखता हूं आपके सामने जिससे आपको वो रहे। अबे यार, सारे बच्चे जरा यहां पर देखना,
अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ध्यान से सुनना, एक्स की पावर एन, सर एन क्या है? कुछ भी हो सकता है। आपका एन फ्रैक्शन हो सकता है, आपका एन इंटीजर हो सकता है, आपका एन पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव फ्रैक्शन, एन की पावर 0, कुछ भी। ध्यान सुनना, अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, सर गुस्से में है, बेटा आप लोगों ने खुश तो वैसे भी किया नहीं है, बस पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। आज स्टार्टिंग में तो बड़ा खुश होके आया था मैं, लेकिन आप लोग क्या ही बोले। चलिए, ये क्या बता रहा है बेटा, अगर आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर आपकी आगे आ जाएगी, ठीक है, आपकी पावर आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर में से -1 कर देंगे। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर? हाँ या ना? यस और नो? समझ आया? पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आएगी एंड पावर में से -1 करेंगे, पावर में -1 करेंगे। बेसिकली ये करना होता है। सर इसका फॉर्मूला आया कहां से? वो मैथ्स वाले सर बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सारे बच्चे जरा ये समझना, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब सारे बच्चों को करना है। चलिए भाई, एक एक करके हम लोग करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन आपको करना है। चलिए चलिए, सारे बच्चे इसका जवाब बताएंगे। अब किसी को यह लगे सर ये वाला x की पावर 3 और e की पावर 3 तो सेम होता है, यहां 0 कह रहे हो और यहां कुछ और आंसर क्यों आएगा? भाई e कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर करेगा तो भी कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चच्चा, x की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं पता। देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी पावर आगे आ जाएगी, 3 आगे आ गया बेटा, और x की पावर 3 -1 करना और कुछ नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3x² आपका आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। पावर आपकी कुछ भी रहे, आपको करना यही है। अगले की बात करें, x की पावर हाफ, ठीक है, x की पावर हमारे पास हाफ है बेटा, ठीक है। सारे बच्चे जरा इसका डिफरेंशिएशन करके बताएंगे, सारे बच्चे जरा इसका डिफरेंशिएशन करके बताएंगे अगले वाले का। वेरी गुड, अब अच्छा लग रहा है हमें। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये कांस्टेंट नहीं है भाई, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जब कांस्टेंट नहीं है तो पावर आगे आएगी, तो हाफ की पावर आगे आ गई बेटा, x की पावर हाफ -1 करना पड़ेगा। हाँ, ये प्रॉपर्टी है, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ x की पावर -हाफ। अब कई बच्चों ने, जब तरुण सर ने एक्सपोनेंट्स पढ़ाया था, उनको याद ही नहीं होगा इसका मतलब क्या है। किसी की पावर अगर नेगेटिव है दैट मींस 1 समथिंग, और अगर फ्रैक्शन में है तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो क्या आप इसको ये चीज समझ सकते हैं, 1/2 x की पावर हाफ लिख सकता हूं, और x की पावर हाफ मींस 1/2 रूट x, आप इसको लिख सकते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से देख के करोगे अपने आप रिजल्ट आएगा। x की पावर -5/3, वेरी गुड। देखो x कांस्टेंट नहीं है तो इसकी पावर पहले आगे आएगी बेटा, तो -5/3 आपका आगे आ गया, और जो भी पावर थी -5/3 इसी में से -1 कर देंगे। बस इतना ही तो करना है, पावर आगे ले आओ और एक पावर में से -1 कर दो। तो इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लो, -5/3 बेटा, और अगर आप एलसीएम ले लोगे तो -5 - 3 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -5/3, ठीक है, x की पावर हमारे पास -8/3। आप इतना छोड़ सकते हैं। किस किस का ये मैच हो गया? दिल बना दो, क्योंकि लिखने में दिक्कत आएगी। हाँ, लेकिन तब भी कई बच्चे लिख पा रहे हैं। वेरी गुड। किसी कांस्टेंट की पावर नहीं, ये x आपका वेरिएबल है बेटा। अगर आपका x वेरिएबल है तो इसकी पावर आगे आएगी और एक घट जाएगी। तो मैंने कहा 3 आगे आ गया और बचा 2, फिर हाफ आगे आ गया और -1 करोगे, -1/2 मींस उल्टा करके रूट,
इसकी बात करोगे तो -5/3 आगे आएगा और -1 कर देंगे, सॉल्व कर देना। सर इसको क्या करना है, कुछ नहीं, ऑप्शंस में आपको ऐसे मिलेगा बेटा। अगला, सारे बच्चे जरा इसको करें, ठीक है, सारे बच्चे जरा इसको करें। अगला सवाल, सारे बच्चे जरा इसको करें। ये है हमारे पास ऐसे। अगला है d/dx ऑफ x की पावर -1। यार हमारे लिए इसका पावर अगर आप देखें, ठीक है, -1 है, ये कांस्टेंट नहीं है बेटा, x कुछ भी हो सकता है, तो पावर आगे आएगी और x की पावर -1 कर देंगे, तो ये कितना आएगा बेटा, -x की पावर -2। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रही है तो वेट कर लेना तरुण सर का, वो सारी क्यूरियोसिटी आपकी मार देंगे। मतलब ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन आपको फिर डाउट नहीं आएगा, मैं वो कह रहा था, ठीक है। पता लगे तुम जाके भाई साहब, हाँ सर राजवन सर कह रहे थे आप हमारा मैथ्स का क्यूरियोसिटी मार देंगे। नहीं बेटा, डाउट नहीं बचेगा आपका कि ये ऐसा क्यों किया, क्यों कर रहे हैं, ये वो फलाना ठिकाना, सब तरुण सर बता देंगे, लेकिन उनको समय लगेगा वहां तक पहुंचने में, ठीक है। यस, वेरी गुड। अब 1/x² का डिफरेंशिएशन करना है, तो भाई थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है बस। d/dx, तो 1/x² को x की पावर -2 भी तो लिख सकता है। अब ये फॉर्मूला लगा लेंगे, हाँ या ना? यस भाई, 1/x², सॉरी इसको तो फॉर्मूला ही नहीं, अरे भाई इसको ऊपर ले जा, इंजीनियर बनने वाला, थोड़ा सा तो जुगाड़ू बन जा भाई। तो x की पावर -2, अब तो बन गया फॉर्मूला। तो अब इसको तो डिफरेंशिएट करता है तो पावर आगे आएगी, x की पावर -2 -1, तो -2 x की पावर -3, तो ये बना -2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3, हो तो गया, हाँ या ना? यस, अब आ रहा बच्चों को मजा। 1/, क्योंकि पिछले में दिमाग लगाना था, इसमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। जरा यहां पर देखना, 1/x की पावर 7/2, तो मैं इसको लिख लूंगा d/dx ऑफ x की पावर -7/2, कुछ गलत थोड़ा ना लिखा है। अब इसकी पावर को आगे ले जाओ और, ठीक है, इसकी पावर को आगे ले जाओ और x की पावर -7/2 -1 कर दो, तो किस किस का आंसर यही आ रहा है, दिल बना दो, -7/2 x की पावर -9/2, किस किस का यही आ रहा है, दिल बना दो। वेरी गुड बेटे, प्लस माइनस की गलती होगी, ध्यान समझना। ये 1/x था तो ऊपर ले जाऊंगा -7/2, पावर आगे आएगी और -1 कर देंगे, तो एलसीएम लोगे तो -7 -2 -9/2 आपका आंसर आएगा। चलो भैया, ये मर्दबा लोग थोड़ा बहुत तो जाना है जी, चलिए। हाँ, अगली एक गलती होती है, ठीक है, इसको पहले मैं बता दूं। हाँ, सारे बच्चे इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये बहुत बच्चों से गलती होती है। अगर कांस्टेंट अलग से हो, लिख लो भैया, अगर कांस्टेंट अलग से हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, अगर कांस्टेंट, ध्यान से सुनना, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, कुछ बच्चे यहां पर भी भाई साहब कांस्टेंट देख के ऐसी खुशी आती है कि भाई साहब हम तो कहीं पर भी कर देंगे। समझना, y इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन, y इज इक्वल टू 2x² का डिफरेंशिएशन, y इक्वल टू 2/x³ का डिफरेंशिएशन, और y इज इक्वल टू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन। जरा ध्यान से सुनना सारे बच्चे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आज नहीं कराऊंगा, कुछ बच्चे अभी चुल आ गई है, अब पहले वो पढ़ा दो, आज एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं कराऊंगा। लो, ठीक है, ये रहा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये और ये, हाँ ले, नहीं कराऊंगा।
जो चीज पहले चल रही है उसको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चल पहले इसको कर, नहीं कराऊंगा एक्सपोनेंशियल, कल की क्लास में देखेंगे। भाई देखो कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो जीरो होगा। अलग से मतलब मल्टीप्लाइड नहीं है तब जीरो होगा। अगर किसी के साथ मल्टीप्लाइड है टू, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x की पावर -3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x की पावर -5/2। क्लियर? हाँ सर, x की पावर -1 कांस्टेंट हो, x खुद वेरिएबल है तो उसकी पावर कुछ भी दे ले भाई, कांस्टेंट नहीं होगा ना भाई। देखो अगर कांस्टेंट अलग से है तब जीरो, लेकिन अगर मल्टीप्लाइड है तब आप dy/dx अगर आपको निकालना है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लो अलग से, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x की पावर 2 - 1, तो यह आएगा 2 × 2x 4x। समझे मेरे अंडरबंटर? मैंने क्या बोला, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो उसको बाहर निकाल के, उसको बाहर निकालिए, बाहर निकाल कर डिफरेंशिएट कर दो, करो नॉर्मल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ठीक है, नहीं तो कुछ ठुस्सू बच्चे हमारे पास होते, कोई बोले डिफरेंशिएशन करना है तो मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन किसका करना था, 2x² का करना था। 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर अलग से होता तो जीरो होता, यहां नहीं, इसको जीरो कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को आप बाहर निकालिए, किसका डिफरेंशिएशन करना है, x² का। तो x² के लिए आप क्या करते बेटा, पावर आगे आएगी और एक पावर घटा दी जाएगी, तो 4x आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर? हाँ, अलग से होता, अलग से तो डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई कभी भी रहेगा, कोई कांस्टेंट, जीरो मत कर देना। यहां पर अगर आप इसके डिफरेंशिएशन की बात करेंगे बेटा, तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, -3x की पावर -3 - 1, ये कितना आएगा बेटा, -6x की पावर -4, लिख सकते हैं -6 / x की पावर 4। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। सर फर्स्ट का एक एग्जांपल दीजिए, दे तो दिया, अगर कांस्टेंट अलग से हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो ये रहा इसका एग्जांपल भाई। और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, ये रहे इसके एग्जांपल। यही y = 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो जीरो, लेकिन 2 अगर किसी से भी मल्टीप्लाइड है, sin x के साथ हो, tan x मल्टीप्लाइड है, तब जीरो नहीं करते। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, अरे सिंपल है, हमारे पास dy/dx, कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाइड है तो बाहर निकाला, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, -5/2 x की पावर -5/2 - 1, ये करेंगे बेटा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 x की पावर -7/2, -5 x की पावर 7/2। किस किस को ये पॉइंट समझ आ गया, दिल बना दीजिए, यस और नो सारे बच्चे। सर sin x का ग्राफ नहीं कराया, तुम गधे हो, होमवर्क में जाओ यार, क्या है, चलो नहीं कराया ना बेटा, ओके, आपको पता ही नहीं है कि आपके बैच में चल क्या रहा है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं होंगे, एडवांस के सवालों में यूज होती है, लेकिन फिर भी यू हैव टू लर्न, और कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू लर्न इन 11th। बाद में आपको ये सारी डेरिवेशन आएंगी। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, और e की पावर x कतई जिद्दी वही रहता है। सारे बच्चे इसको पहले लिखिए, फिर मैं बताता हूं, इसको सारे बच्चे पहले लिखिए। डेरिवेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस, मैं लिख देता हूं भाई, ना ही आपके स्कूल में आएगा, ना ही आपके उसमें आएगा, डेरिवेशन नॉट इन सिलेबस।
हमें जिस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, कोई कहेंगे डेरिवेशन करा दो, 15 मिनट करा भी दूंगा। देखो पहली बात तो दिमाग है नहीं, समझ आ जाए, तू रटने लगेगा, वो एग्जाम में आएगा नहीं। वो 15 मिनट वहां लगा जहां पर से कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। अब सर ये कैसे याद करेंगे बेटा, यूनिट्स एंड डायमेंशन में कम से कम तेरे को 150 डायमेंशन याद करा दी मैंने। ये क्या है, 1 2 3 4 5, ई की पावर एक्स तेरे जैसा है, तेरे को पढ़ा लो लिखा लो पीट लो, तू तो सुधरने वाला नहीं है। तो तेरे को अगर अभी कभी भी ऐसा कोई फंक्शन चाहिए हो मैथमेटिकली, मैंने क्या बोला था, इस पूरी दुनिया को लिखने की भाषा है मैथ्स, तो तेरे ऊपर भी एक फंक्शन बनाया गया भाई, ई की पावर एक्स। इसको तुम डिफरेंशिएट कर लो तब भी वही रहेगा, इसको तुम इंटीग्रेट कर लो, जोड़ने की भी कोशिश करो तब भी ससुरा वही रहेगा। तो एक तो ऐसी याद हो गया है ना, ई की पावर एक्स आपके जैसा है, इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आगे चल के देखना सेम, तुम्हें पढ़ाओ ना पढ़ाओ, पीटो मारो प्यार से बोलो, कहां चेंज आता है जी आप में, वही है आप। एक तो हो गया, ठीक है। हाँ, साइन का कॉस के साथ लेना देना बहुत ज्यादा है, तो साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन, एक याद कर लो, ये 2 हो गए। लॉग एक्स का 1/x, tan का सीकेंट स्क्वायर एक्स, 3-4 बार याद करोगे हो जाएगा। हाँ, अब जरा देखना समझना, इसमें कई बच्चे बहुत अच्छे से गंदगी फैलाते। अगर मैं आपसे पूछूं d/dx ऑफ ई स्क्वायर कितना होगा, सारे बच्चे जल्दी बताइएगा। हाँ सारे बच्चे, सर x क्या होता है बेटा, x वेरिएबल है। अरे बाप रे बाप, हाँ सारे बच्चे, tan का सीकेंट स्क्वायर x, log का 1/x याद करने पड़ेंगे भाई। हाँ इसका क्या होगा, हाँ देखो हमारे पास साइंटिस्ट लोग आ गए हैं, सर इसका डिफरेंशिएशन ई स्क्वायर होगा। अभी आपने बताया हम हैं ये, बेटा तुम नहीं भाई, ई का स्क्वायर वैल्यू भाई कांस्टेंट होगा, ये 2.7 का स्क्वायर है, ये कांस्टेंट आएगा गधे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये क्या कह रहा है, ई की पावर में x है भाई, x की वैल्यू क्या है आपको नहीं पता, तब उस केस में ई की पावर x होता है। अबे ठुस्सू बच्चे क्या कर रहा है, जरा ध्यान सुनना, 1-2 चीजें बताऊंगा, कल की क्लास में काफी सारे क्वेश्चन होंगे। आज आप डीपीपी लगाना चाहें, फॉर्मूले रिवाइज करके लेक्चर को सुन के दोबारा 2x पर सुनना, सुनिएगा, क्योंकि इसके बिना आगे फिजिक्स बहुत कठिन है। याद करो 10वीं की फिजिक्स है, R1 + R2 रेजिस्टेंस है, 1/R1 + 1/R2 पैरेलल है, 1/RP के बराबर होता है। तुम उसमें उल्टा नहीं कर पा रहे थे, 1/2 + 1/3 = 1/RP है, एलसीएम आ गया आपका 6, ये 5, 1/RP, आरपी की वैल्यू हो गई हमारे पास 5/6। तुम इसमें, तुम्हारी दुनिया इसमें परेशान थी, ठीक है, तुम्हारी दुनिया इसमें परेशान थी। एक करंट कैरिंग वायर में करंट इधर जाता है तो राइट हैंड थंब रूल नहीं लग पा रहा था सर थंब करंट की डायरेक्शन में होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, नहीं समझ आ रहा था। ये चल रही है भाई हमारी, ठीक है, ये फिजिक्स तुम्हारी ऐसी चेंज हो गई, ठीक है, ये देखो अभी ये फिजिक्स तुम्हारी ऐसी चेंज हो रही है। हाँ तो ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए कहते हैं 10वीं की फिजिक्स से इंटरेस्ट लेके इंजीनियर बनने की ख्वाहिश बनवा दी जाती है बच्चे को, फिर 11वीं में डाल के पीटा जाता ठीक है, आइए। हाँ अरे जो भी है वो फ्रैक्शन, मेरा बताने का मतलब यह था कि तुम उसमें थे और भाई अब कहां चल रही कहानी। आओ एडिशन की बात करें, जैसे ये समझना बेटा सारे बच्चे, इसके ऊपर दो सवाल लगाएंगे, फिर मैं होमवर्क दूंगा, ट्राई करके आएंगे कल की क्लास में। मान लो मैं आपको कहूं y एग्जाम्पल से ही समझाते हैं, थ्योरी तो तुम्हें कहां समझ आती। y = 4 + x² + x³ है, ये सब ऐड हो रहे हैं बेटा। अगर मैं बोलूं इसका डिफरेंशिएशन करना है, सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना,
ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? कईयों को 10th में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था फिजिक्स में। भाई था ही नहीं ना फिजिक्स, तभी तो इंटरेस्ट था। एक कह रहा है सर 10वीं क्लास में फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, अब कम हो रहा है। तो 10वीं क्लास में फिजिक्स थी भी कहां? अभी तो 11वीं में भी नहीं है। वैसे तो देखा जाए रियल फिजिक्स के बारे में बात करें तो 11वीं में भी नहीं है। तो 10वीं में तो कुछ था ही नहीं भाई, तभी तो अच्छा लग रहा था। हाँ, लालीपाप चटा के 11वीं में भेज दिया इंजीनियरिंग में। अब यहां दिमाग की दही हो रही है भाई, फिजिक्स का ही क्या चल रहा है। धोखा था, धोखा। ठीक है, आगे चलो, अभी और धोखे बाकी है भाई। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। वही वाला, बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। ठीक है, जैसे बोला जाता ना, 10वीं बेटा तू 10वीं पढ़ ले, तेरी लाइफ सेट है। देख लो क्या हुआ है। कितना सेट फील कर रहे है ना। सेट ही अभी वहां पे मैथ्स में सेट रिलेशन फंक्शन स्टार्ट होगा, ऐसा लाइफ सेट हुआ है कि सर सेट ही नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, हाँ। अभी 12वीं में बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज, जिस दिन आईआईटी का टैग लगेगा उस दिन तेरी लाइफ सेट है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सब मिथ है, पढ़ते रहे बस। ठीक है, चुपचाप पढ़ते रहो। तो जरा यहां पर समझना, अगर दो फंक्शन जोड़ रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ए को अलग से डिफरेंशिएट करो, बी को अलग से करो। सर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो भी dy बाय dx अगर आपको निकालना है तो a को अलग से डिफरेंशिएट करो और b को अलग से डिफरेंशिएट करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट, जो भी इनका साइन रहता है वो बीच में रहता है। क्लियर? हाँ, यस। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना था तो भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अलग से तो 0 होगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। किस किस का यही आया था भैया? dy बाय dx की अगर आप बात करेंगे तो यह आएगा 2x प्लस 3x का स्क्वायर। सारे बच्चे किस किस का यही आया था? एक बार दिल बना दो। हाँ, क्या हो गया? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक तो है। अच्छा, यहां पे dx आएगा। ओ, गलती निकाल रहा है, इतना सीख लिया आज। ऐठन आ रहा शरीर में। देखो इतना सब कुछ चीजें लिखी है, लेकिन इनको सिर्फ गलती पर ध्यान है। ये हमारे अंटर पंटर है। हाँ, तो अब इसी के ऊपर हमारे पास क्या है? कुछ चुटर पुटर सवाल। पहले है चुटर पुटर, फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो मैं अब आपको क्या करूंगा, आप सभी लोग इसको सॉल्व करके आएंगे। कल की क्लास में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, इसका अलग से डिफरेंशिएशन, इसका अलग से, इसका अलग से, ये सभी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, लेट्स सी कल कौन कौन मैक्सिमम करके आता है। ठीक है, ये है डिफरेंशिएट, ये वाला करना है, ये वाला आप करेंगे, ये वाला आप करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट। एक बार इसको ट्राई करके आएंगे कल की क्लास में सारे बच्चे, हाँ या ना। अगर आपको कोई बोले सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव मींस 1 बार डिफरेंशिएट। देखते हैं कौन कौन हमारे पास सॉल्व करके ला पाता है। इसका सवाल हम लोग सारे के सारे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 1 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, यस। हाँ, तो ये सारे आपको ट्राई करके आने हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल, चेन रूल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। क्लियर? और ग्राफ वाला भी हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे, कोई वो वाली बात नहीं है। यस भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस चीज में तुमने कदम रखा है कोई आसान बात नहीं है। हंसी मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन बोल बहुत इंपॉर्टेंट बात ही रहा हूं।
कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, इट रिक्वायर्स पेशेंस। जबरदस्ती का डाउट नहीं बनाना। कुछ चीजें जो तुम्हारे यूनिट्स एंड डायमेंशन में डाउट थी ना, वो अब धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, एक बारी में एक चैप्टर को तुम्हें लग रहा हो मैं पूरा डेप्थ में अभी अभी समझ लूंगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। लेयर्स में पढ़ना पड़ेगा, इतनी लेयर्स हैं यहां पर, इतनी सारी चीजें। ठीक है, लेक्चर को सुन के आना कि एक फिजिक्स की डिफरेंशिएशन को हम लोग मैथ्स की डिफरेंशिएशन से क्यों उठा रहे हैं। हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए था, मैथ्स वाले भी रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहां वाली चीजों को यहां क्यों लाए, पहले तो उसके बारे में सोचिएगा कि फिजिक्स में वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स की डेफिनेशन क्या थी। रेट ऑफ चेंज वर्ड तरुण सर भी यूज कर रहे थे, तो हम लोगों ने उन्हीं के फॉर्मूलों को यूज करा और अपने डिफरेंशिएशन को समझाना स्टार्ट किया। तो कल की क्लास में मैं सबसे पहले समरी से स्टार्ट करूंगा, एक और टर्म आपको बताऊंगा सीकेंट एंड टेंजेंट, और फिर मैं सिमुलेशन दिखाऊंगा, फिर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल हम लोग कल की क्लास में अगर कर लेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमा एंड एडवांस के क्वेश्चंस। क्लियर? प्लीज आप सभी लोग रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, जितना बार आप रिवाइज करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे। ठीक है, लव यू ऑल। और प्लीज बेटा, इट्स माय रिक्वेस्ट, आप लोग स्पैमिंग मत करो। ठीक है, और अगर आपको कोई ऐसा लग रहा हो ना कि मेरे को बहुत अच्छा डाउट आया, मत पूछ, अभी मत पूछ, हो सकता है अगले टॉपिक में क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ बच्चे सर स्पैमिंग क्या होता है, क्या पूछ के कर लिया तूने, क्या हो गया बता, तेरे को जवाब मिल गया क्या? तेरे को ही कहते हैं स्पैमर, और जो तू लिख रहा था उसी को कहते हैं स्पैमिंग। क्या कर लेगा बता? ओ सर राइस रोस्टेड में, हाँ क्या कर लेगा बता? ऐसी कोई भी चीज मत लिखो जिससे, बेटा वही बात है ना, मैं इतने सारों को लेके जाऊंगा इस डायरेक्शन में, लेकिन कोई पीछे छूटेगा। पता है वो कौन है? जो सुन ही नहीं रहा है, जिसको अपने मन की मर्जी करनी है। फिर बाद में वही होता है, सर हमारा ये हो गया, हमारा नुकसान हो गया, हम कैसे करें? तो उसके साथ ना तेरे साथ सिंपैथी हो पाएगी बस, हाँ बेटा नुकसान तो हो गया। अब जो करके चला गया आगे, वो मेहनत कर गया है, तो अब तेरे को उसकी मेहनत से ही लड़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, क्लियर? यस। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी कल करेंगे, कल हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट खत्म होगा। उसकी अगली क्लास थोड़ा सा हम लोग अच्छे सवाल लगाएंगे। ठीक है, और कुछ एडवांस के जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक है, एरर्स वाले पार्ट। तो चौथे लेक्चर, यहां से चौथा लेक्चर जो होगा, फिर हम लोग अपने चले जाएंगे अपने उसमें इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। क्लियर? यस, ओके। चलिए बेटा, तो फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।